शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। जहाँ ये सूरत हाल हो वहाँ जमहूरियत नहीं तमाशा हो रहा है। अमेरिका ने अपनी फॉरेन पॉलिसी का सबसे अहम पॉइंट उस वक्त रखा हुआ है चाइना कंटेन। उन्होंने तस्दीक की है वो मर्द है, माशरे का उन्होंने डिनाई किया। आप झूठ कह रहे हैं मुफ्ती साहब। रजब सेठी साहब ने बड़ा रेडिकल आइडिया दिया है जिसको इंग्लैंड में कर लो। Ascending in how people see you, how the outer world see you. आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. A very good morning to all of you who are watching and welcome to दुनिया बोल है। सरिश आपको भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मिस्टर तलहा, और वेरी नाइस कलर ऑफ योर शर्ट और बड़ा फ्रेश आप भी। आपसे कम सरिश, आपसे कम, क्योंकि आप माशाल्लाह से सुबह सुबह जितना तैयार होके खूबसूरत लगती हैं, हैरत होती है बहुत ज्यादा। इतनी मेहनत सुबह सुबह बहुत कम लोग करते हैं अपने ऊपर। ये जो मेहनत में साथ में ये टॉन्ट छुपा हुआ है ना तारीफ में, नहीं मेहनत में अजमत है। अच्छा चले खैर, एनी हाउ ये चलता रहेगा, इसका जवाब मैं आपको लेटर ऑन ज़रूर दूंगी। आगे बढ़ते हैं, कोट ऑफ द डे शामिल करते हैं और बड़े खूबसूरत कोट है। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। नबी करीम आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शहीद को अल्लाह पाक की तरफ से 6 इनामात दिए जाते हैं। कत्ल होते ही उसके गुनाह माफ़ किए जाते हैं, अज़ाब कब्र और क़यामत के दिन की छोटी बड़ी घबराहट से महफूज रखा जाएगा, उसके सर पर वकार और इज्जत का ताज रखा जाएगा और 72 हूरों से उसका निकाह किया जाएगा। रिश्तेदारों अकरबा में से 70 अफराद के लिए उसको शफात का हक दिया जाएगा। माशाल्लाह कितनी सारे इनामात हैं। जी हाँ, और हम जानते हैं कि दहशतगर्दी के खिलाफ हमारी फौज रोज शहादत का जाम नोश फरमाती है और उनकी जज्बे को जितना हम सलाम पेश करें सारिश वो कम है। बिल्कुल, पाक फौज जहाँ मुल्क को बैरूनी खतरात से बचाने में मसरूफ है, वहीं अंदरूनी चैलेंजेस के खिलाफ भी मुल्क को कौम को बचाने में अपना किरदार अदा कर रही है। ये सारी सूरत हाल है और हमारी फौज हमारा फख्र है, इसमें कोई शक ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं और अब बड़ी खबर शामिल करते हैं। कौन बनेगा मेयर कराची? पीटीआई से इत्तेहाद के बाद मेयरशिप के लिए हाफिज नईम की राह हमवार। पीपल्स पार्टी फिर भी अपना मेयर लाने की दावेदार। 9 मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदे आज हलफ उठाएंगे। भारत की मकबूजा वादी में G20 कॉन्फ्रेंस कराने की तैयारी, पाकिस्तान की बेहतरीन सिफारतकारी। चीन ने कॉन्फ्रेंस का बॉयकॉट कर दिया। तुर्किया, सऊदी अरब और इंडोनेशिया की भी पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत। कॉन्फ्रेंस में शिरकत के इम्कान कम। जिन्स का तयन इंसान के एहसासात की बुनियाद पर नहीं किया जा सकता। ट्रांसजेंडर एक्ट पर वफाकी शरई अदालत के फैसले पर ख्वाजा सरासर आपा एहतजाज। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के आखिर मसले कब हल होंगे, उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं क्या, जानने की कोशिश करेंगे आज के शो में। और वतन पर जान कुर्बान करने वालों को बोल न्यूज़ का सलाम। जिंदाबाद पाक फौज, जिंदाबाद पाकिस्तान। लांस नाइक मोहम्मद हमदून की बहादुरी और शुजात की कहानी आज दुनिया बोल है का हिस्सा होगी। वैसे आजकल सरिश आप सोशल मीडिया पर बड़ी एक्टिव रह रही है। मैं देख रहा हूँ कि टिकटॉक हो, इंस्टा हो, फेसबुक हो, और आपके चाहने वालों की तादाद भी रोज बरोज बढ़ती जा रही है। आप भी मुझे लग रहा है ट्रेंड्स में शामिल हो जाएंगी बहुत जल्द। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा टिकटॉक पर अकाउंट नहीं है, और सेकेंडली हाँ इंस्टाग्राम में ज़रूर इस्तेमाल करती हूँ। इंस्टाग्राम कुछ डाउन था और यही सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा था और तकरीबन 85,000 लोगों ने इस ट्रेंड में अपनी राय का इजहार किया। तो आप भी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हैं? मैं बिल्कुल यूज़ करती हूँ, इसमें बुराई क्या है? इन्फ्लुएंसर हैं कि नहीं? वैसे सवाल तो ये मेरा, कह सकते हैं लोगों को इन्फ्लुएंस करती हैं, और इंस्टाग्राम डाउन होने के बाद आपका भी मूड डाउन हो गया होगा सर? नहीं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा भी यूज़ नहीं करती हूँ। कुछ लोग तो एवरी टाइम एक्टिव दिखाई दे रहे होते हैं, तो उनको बिल्कुल परेशानी हुई होगी। मैं हमेशा सोचता हूँ सर, जो लोग बाहर रोज अपने खाने की तस्वीरें लगा रहे होते हैं, सुबह शाम रात, ये नाश्ता, ये लंच, ये डिनर, ये स्नैक, ये फलां रेस्टोरेंट, ये फलां रेस्टोरेंट, ये इतना महंगा वाला रेस्टोरेंट, ये उससे ज़्यादा दुबई वाला रेस्टोरेंट, उनके पेट में दर्द नहीं होता होगा? चला वैसे होना तो चाहिए, अब ये ज़्यादा बेहतर वही बता सकते हैं। इतना भी नहीं होना चाहिए कि आप जो खा रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं, जहाँ बैठे हुए हैं, पल पल की खबर से लोगों को आप आगाह करें। बेहतर होता है ज़रा सीक्रेट रखे जाएं अपने मामलात। पहले हम नज़र हसद से डरते थे, अब लगता है कि नज़र हसद से भी दोस्ती कर लिया। अच्छा जी, दूसरा ट्रेंड है, कासिम अकरम भी ट्रेंड में शामिल है। पाकिस्तानी शाहीन टीम के खिलाड़ी कासिम अकरम इन दिनों जिम्बाब्वे के खिलाफ मैदान में खेल रहे हैं और वो वाहिद खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने इंटरनेशनल करियर के
तीसरे मैच में 50 स्कोर मुकम्मल किया है। ट्रेंड में अब तक हजारों सारिफीन ने ट्वीट्स किए हैं। ये पाकिस्तानी तरफ से खेल रहे हैं सैरिश या किसी और टीम लीग में खेल रहे हैं? किसी और लीग में खेल रहे हैं। आई एम श्योर जब दूसरी टीम्स में खेलते हैं हमारे खिलाड़ी तो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। हाँ, वो हमेशा ऐसा होता है। और फिर पता है वहां से हम सोचते हैं ना अपने लिए खेलते हुए क्या प्रॉब्लम हो जाती है। वहाँ डॉलर अच्छे मिल रहे होते हैं ना, समझो ना बात को। कायदे-ए-आज़म जिंदाबाद। अच्छा फिर अब कोहली भी ट्रेंड्स में शामिल है, उनकी भी बात कर लेते हैं। इंडियन क्रिकेट टीम के सुपरस्टार बैटर विराट कोहली ने आईपीएल में शानदार सेंचुरी से मदाहों के दिल जीती है। मैंने इनकी एक वीडियो भी देखी है, एक पिक्चर देखी है जिसमें ये बाकायदा सेंचुरी करने के बाद अपनी बेगम को कॉल मिला रहे हैं, वो भी वीडियो कॉल। और लोगों ने पीछे से पिक्चर ली है जिसमें मोबाइल में इनकी बेगम भी नजर आ रही हैं और सबने कहा देखें जनाब इन्होंने मैदान में भी फौरन से कॉल मिलाई है अपनी बेगम को, तो उनकी सपोर्ट इनको अच्छी खासी हासिल है। काश के वो तस्वीर हमारे प्रोड्यूसर साहब दिखाते हैं हमारे व्यूअर्स को तो मैं भी देख लेता, मैंने मिस कर दी थी। लेकिन यकीनन विराट कोहली इज स्प्लेंडेड एथलीट और वो अपनी फिटनेस, अपनी परफॉर्मेंस, अपने स्टाइल बड़ा ख्याल रखते हैं अपने स्वैग का और इसी वजह से वो मशहूर रहते हैं। और पाकिस्तान में आपको मालूम है क्रिकेट के दीवाने कितने हैं, सारे और खेल हमने तबाह कर दिए क्रिकेट के चक्कर में, माशाल्लाह माशाल्लाह। और मैंने तो खैर इनकी वो पूरी वो बायोग्राफी भी इन्होंने बताया कि इन्होंने अपने करियर का स्टार्ट कैसे किया, कितनी मेहनत की। और मैं जानता हूँ आप जैसी लड़कियां बहुत करीब से देखती हैं विराट कोहली को। हाँ बस अब हम नहीं ये बताते कि आप इनको किनको तो ठीक है, हम मर्द भी देखते हैं, आप भी देखती हैं, तो एतराफ करने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है आप फैन हैं तो हैं। देखिए जो भी कामयाब शख्स होता है उसकी सक्सेस स्टोरी जानने का सभी का दिल चाहता है। लेकिन सक्सेसफुल तो वो होगा ना जो कराची का मेयर बनेगा। सर हाँ, कराची का मेयर कौन होगा ये जनाब इस वक्त एक बड़ा सवाल है। सूरत हाल आज वाज़ेह हो जाएगी। नौमंतखब बल्दियाती नुमाइंदे हलफ उठाएंगे। पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी दोनों ही जमातों के उम्मीदवार अपने मेयर के इंतखाब के लिए पुरुमीद है। पीटीआई ने हाथ मिला लिया जमात इस्लामी के साथ, लेकिन पीपल्स पार्टी अभी भी कह रही है कि ये ख्वाब देख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मेयर पीपल्स पार्टी का ही आएगा। अच्छा मुझे लगता है अभी तो पीपल्स पार्टी ने पावर दे दिया ना मेयरशिप को, लेकिन अगर उनका बंदा नहीं आया ना तो पावर वापस भी ले सकते हैं, गेम हो जाएगी डबल। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे नुमाइंदे सलाहुद्दीन नदी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं और उसके बाद हाफिज नईम भी हमें ज्वाइन करेंगे। पहले सलाहुद्दीन से जानते हैं कि आज मेरा ख्याल है कि डीसी ऑफिस में तमाम जितने भी मुंतखब नुमाइंदे इन्होंने हलफ लेने हैं और पीटीआई की जानिब से एक खदशा जाहिर किया जा रहा है कि हो सकता है उनके बंदों को उठा ना लिया जाए। तो सलाहुद्दीन कुछ ऐसी खबरें गर्दिश में हैं, क्या सूरत हाल बनने वाली आज? आज जो है वो बल्दियाती नुमाइंदे जो हैं मुंतखब हुए हैं वो आज हलफ उठा रहे हैं। तकरीबन कराची के अंदर 1200 से ज़ायद बल्दियाती नुमाइंदे हैं जिनमें चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और वार्ड काउंसलर हैं। वो आज अपना हलफ उठाएंगे और अज़म लेकर आ रहे हैं कि वो जो है अवामी खिदमत करेंगे। लेकिन दूसरी जानिब जो पीटीआई की जानिब से जो खदशात का इजहार किया जा रहा है कि उनके जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनको शायद जो है हलफ उठाने के बाद कहीं से गिरफ़्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि मुख्तलिफ नुमाइंदे ऐसे हैं जिनके ऊपर मुतअद्दिद जो है वो FIRs भी दर्ज हैं और उनको पुलिस ढूंढ भी रही है। तो काफ़ी खदशात का इजहार किया जा रहा है। अगर आज बल्दियाती नुमाइंदे जो चेयरमैन है बिलखुसूस अगर वो आज अपना हलफ नहीं उठाते तो वो मेयर के इलेक्शन में भी शायद हिस्सा नहीं ले सकेंगे, क्योंकि हलफ लेना सबसे पहले ज़रूरी है। तो इसलिए जो है अगर देखें तो मेयर की जो है वो बड़ा अहमियत हासिल हो चुकी है उसको, क्योंकि जो पीपल्स पार्टी है वो काफ़ी पुरुमीद दिखाई दे रही है कि वो अपना मेयर लेगी। दूसरी जानिब हाफिज नईमुर रहमान को जो है पीटीआई की सपोर्ट तो हासिल हो गई है, लेकिन उनके जो चेयरमैन हैं उनको वो किस तरह जो है वो अपने पास लेकर आते हैं वो अब हिकमत अमली तो जमात इस्लामी ही बता सकती है। लेकिन इस वक्त की जो हाल है उसमें काफ़ी मुश्किल हमें दिखाई दे रहा है कि हाफिज नईम जो है वो मेयर कराची बने, क्योंकि जो मखसूस नशिस्तें हैं उसके लिए भी जो है वो कोटे पर जो मखसूस नशिस्तें हैं उसका शेड्यूल भी जारी हो चुका है। उनकी जो है उसके लिए भी आज से ही एक और खबर ये थी कि कुछ कागजात नामजदगी भी जमा हो रहे थे किसी ज़िमनी इलेक्शन के लिए, तो उसमें भी पीटीआई वाले जो हैं वो नहीं आ रहे जमा करवाने क्योंकि सिक्योरिटी उनके लिए ज़रा थ्रेटनिंग हो गई है। सलाहुद्दीन को मेरी आवाज़ आज जो है वो कागजात नामजदगी मखसूस नशिस्तों पर जमा होने हैं। ठीक है सलाहुद्दीन, बहुत शुक्रिया। सलाहुद्दीन की आवाज़ मेरा ख्याल है हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हाफिज नईम साहब ने हमें जो हाफिज साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हाफिज साहब आज हलफ बर्दारी की तकरीब हो रही है, आप समझते हैं कि ताख़ीर हुई मगर अब मामला दुरुस्त समत में आगे बढ़ने की उम्मीद है? देखें आज हलफ बर्दारी की तकरीब है और इंशाल्लाह जमात इस्लामी के तमाम चेयरमैन, वाइस चेयरमैन
अपने मनसब का हलफ लेंगे इंशाअल्लाह ताला यूसीज़ में। लेकिन इस वक्त जो तशवीशनाक सूरत हाल है वो पीटीआई के हवाले से है। पीटीआई ने जमात इस्लामी की हिमायत का ऐलान किया है और इस वक्त सबसे ज़्यादा इस बात की ज़रूरत है कि हुकूमत जो रवैया इख्तियार किए हुए है और पीटीआई के चेयरमैन पर दबाव डाल रही है, उनको ख़रीदने की भी कोशिश कर रहे हैं और उनको ज़बरदस्ती इस पूरे अमल से दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों को गिरफ़्तार किया हुआ है, कुछ लोगों को लापता हैं, बाज़ लोग घरों पे नहीं आ सकते और खौफ में हैं कि वो अपने ओहदों का हलफ कैसे लें। जहाँ ये सूरत हाल हो वहाँ जमहूरियत नहीं तमाशा हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये काम इलेक्शन कमीशन का है ना कि वो ऐसा इन्वायरमेंट पैदा करे, वो हुकूमत को मजबूर करे कि वो इन तमाम फिस्ताई हथकंडों से दूर रहें। तो अगर हुकूमत अपने रवैये को तब्दील करेगी तो ठीक है, नहीं करेगी तो ज़ाहिर है कि कैसे काबिल कबूल होगा कि एक पार्टी जिसकी तादाद ख़ुद पीपल्स पार्टी से ज़्यादा है, इस वक्त जमात इस्लामी के सबसे ज़्यादा वोट हैं, उसके बाद पीटीआई के वोट हैं और फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी के वोट हैं। तो आप कैसे किसी पार्टी को इस तरह से रोक सकते हैं? लेकिन ये सारे हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हाफिज साहब ये बताइए कि पीपल्स पार्टी की कोई 100 नशिस्तें हैं, आपके पास 87 हैं, किसी भी इत्तेहाद के बगैर आपका मेयर बनना मुश्किल है, तो इत्तेहाद की जानिब जा रहे हैं, इत्तलात हैं पीटीआई से आपका इत्तेहाद हो रहा है और पीटीआई को आपने शायद डिप्टी मेयरशिप की भी ऑफर की है, लेकिन उनकी कुछ और डिमांड्स भी हैं। क्या बता सकते हैं क्या डिमांड्स हैं उनकी? देखें, जमात इस्लामी की नशिस्तें 87 हैं और रिजर्व सीट्स मिला के हमारी 130 बनेंगी। पीटीआई की सीटें 41 और रिज़र्व सीट्स मिला के 61 बनेंगी। इस तरह स्ट्रेट अवे हमारी 191 सीटें होंगी, जबकि 6 सीटें ऐसी हैं जो पेंडिंग हैं, जिसकी वजह से 2 ख़वातीन की सीटें भी पूरी नहीं होंगी। गोया 8 सीटें इलेक्टोरल कॉलेज में कम हैं। 359 में से जिसको 180 वोट मिलेंगे वो कामयाब होगा। तो हमारे तो 191 हैं। सीधी सीधी बात है कि हम तो नंबर्स में आगे हैं, यानी हम वोट में तो खैर बहुत ही आगे हैं। अगर जमात इस्लामी और पीटीआई के वोटों को मिला लें तो ये तो 65-70% बनते हैं। पीपल्स पार्टी को तो 25% भी लोगों ने वोट नहीं डाला। सारी धांधली के बावजूद, सारे जाली वोटों के बावजूद, सारे कब्ज़ों के बावजूद, सारी हल्काबंदियों के बावजूद उनको तो इस वक्त भी उनके नंबर्स इतने से हैं। तो उसके बावजूद जब उन्होंने अपनी सीटें बढ़ाई हैं ज़बरदस्ती, छीना झपटी करके, हल्काबंदियों के ज़रिए, नतीजे बदल के, तब भी उनके नंबर पूरे नहीं हो रहे। और अगर सारी पार्टियां जमात इस्लामी और पीटीआई के अलावा उनका साथ दें तब भी उनके नंबर पूरे नहीं हो रहे। इसका मतलब बहुत वाज़ेह है कि मेयर जमात इस्लामी का बनने जा रहा है इंशाअल्लाह, और पीपल्स पार्टी को ये नतीजा तस्लीम करना चाहिए, बजाय इसके कि वो कालक मलें और मंडी लगाएं इंसानों को लापता करें, ज़बरदस्ती के ज़रिए रियासती और हुकूमती फिस्तायत कायम करके फाशिज़म के ज़रिए से इलेक्शन पे कब्जा करें। हाफिज साहब, आप ये कह रहे हैं कि नंबर्स आप लोगों के पूरे हैं, तो फिर पीपल्स पार्टी ये दावा कैसे कर रही है कि मेयर उनकी पार्टी का ही होगा? उनके इस दावे को आप कैसे देख रहे हैं, किन बुनियादों पर वो ये दावा कर रहे हैं? मैंने तो बताया कि पीपल्स पार्टी का ये दावा धांधली की बुनियाद पर है, कब्जे की बुनियाद पर है, और इन सब चीज़ों से जब उन्होंने मुकम्मल कर लिए हैं तब भी पूरे नहीं हुए हैं, तो इंसानों की मंडी लगवाने की बुनियाद पर है और जमहूरियत को तबाह करने की बुनियाद पर है, इंसानों को ख़रीदने की बुनियाद पर है, धौंस धमकी की बुनियाद पर है। इसके अलावा और कौन सी बुनियाद है? नंबर नहीं है पूरे तो कैसे बनेगा मेयर? तो इन सारी तरीक़ों से बनेगा जो मैंने आपको बताया। हाफिज साहब, अंग्रेजी की बड़ी मशहूर कोटेशन है, होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। अगर आप कराची के मेयर बन गए तो आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, आपके टारगेट्स क्या हैं इमीडिएटली? शहर की डेवलपमेंट हमारी तरजीह है और उसके लिए ज़ाहिर है कि शहर को मोटरेबल बनाना, शहर को साफ़ सुथरा बनाना, ग्रीन और क्लीन बनाना, तमाम स्टेक होल्डर को साथ लेकर चलना। ज़ाहिर जमात इस्लामी इतना ज़र्फ़ रखती है कि जमात इस्लामी का मेयर पूरे शहर का मेयर होगा। तमाम पॉलिटिकल वर्कर्स जो किसी भी पार्टी के, उनका मेयर होगा। जमात इस्लामी ये ज़र्फ़ रखती है कि वो पूरे शहर में को एक तरह से देखकर काम करती है और करेगी इंशाअल्लाह, और सबको साथ लेकर चलेगी। ये शहर बहुत आगे बढ़ेगा। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, 18 साल से पानी का कोई प्रोजेक्ट थ्रू नहीं हुआ, S3 पेंडिंग पड़ा हुआ है सीवरेज का, कंबाइंड इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगे, मास ट्रांजिट सिस्टम रुका हुआ है, सर्कुलर रेलवे रुके हुई है। सब कुछ के बावजूद जो है कोई बड़ा प्रोजेक्ट थ्रू नहीं हो पा रहा। इन सब चीज़ों की ज़ाहिर है कि पूरी निगरानी भी करनी होगी, और अगर कहीं रुकावट होगी तो उसके लिए आवाज़ भी उठानी होगी। लेकिन जितने वसाइल और जितने इख्तियारात होंगे इंशाअल्लाह उससे ज़्यादा काम करेंगे, लोगों को पता चल जाएगा कि वाज़ेह फर्क। ठीक है हाफिज नईमुर रहमान, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें। देखते हैं कि सिचुएशन आज क्या बनती है। आज ये हलफ भी उठाएंगे और अगर बंदे तोड़ लिए गए, धौंस धमकी और कब्जे से
अगर पीपल्स पार्टी ये कह रहे हैं जी अपना मेयर ले आएगी तो देखते हैं फिर क्या सूरत हाल बनती है। अवाम को तो परफॉर्मेंस चाहिए। अल्लाह कराची का नसीब बेहतर करे, यकीनन यकीनन यकीनन। अच्छा, दुनिया भर में इस वक्त जो है ना बड़े अहम तरीन इजलास हो रहे हैं। दुनिया भर में लॉबीज भी बन रही हैं, ब्लॉक्स भी बन रहे हैं। यूक्रेन रशिया वॉर के बाद हम जानते हैं रशिया ने अपना ब्लॉक बनाना शुरू किया। सऊदी अरब में अरब लीग चल रही है। चाइना में सोवियत यूनियन के कंट्रीज जमा हुए हुए हैं। G7 अलग है, G20 भी इजलास चल रहा है, इसके बारे में भी सैरिश आपको बताएंगी कुछ। बिल्कुल, आज से G20 सरबराही इजलास मकबूजा कश्मीर के दारुल हुकूमत श्रीनगर में शुरू हो रहा है, जो कि 24 मई तक जारी रहेगा। G20 मेंबरान के सियाहती वर्किंग ग्रुप की मेज़बानी भारत के पास है, लेकिन मुतनाज़े इलाके में होने वाले इस इजलास का चीन ने बॉयकॉट कर दिया है। साथ ही साथ तुर्किया, सऊदी अरब और इंडोनेशिया का भी G20 इजलास में शिरकत का इम्कान अब कम हो गया। दूसरी जानिब चीनी वजारत ख़ारजा के तर्जुमान वांग वानबिन का कहना था कि मकबूजा कश्मीर एक मुतनाज़े इलाका है और चीन मुतनाज़े इलाके में किसी भी किस्म के G20 इजलासों के इनेकाद का सख्ती से मुखालिफ है और ऐसे किसी भी इजलास में शिरकत नहीं कर सकता। और इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए भारत ने पाकिस्तान के जो साबिक सफ़ीर थे उनसे हम बात करेंगे। डॉक्टर जमील अहमद ने हमें ज्वाइन किया, जो कि साबिक सफ़ीर हैं, उनसे जानते हैं। डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। वेलकम टू दुनिया बोल है। सर, ये बताइए कि इस वक्त कुछ सियासी एनालिस्ट ये दावा कर रहे हैं कि ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनकी ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है जिसकी वजह से ये कंट्रीज इस वक्त G20 समिट में नहीं जा रहे हैं। वुड यू एग्री सर? Well, if all these three countries, if they refrain going to Srinagar for the working group, tourism working groups meeting, then it's all right. But so far, it's only China which has really taken a stand, and rightly so, क्योंकि China ने बड़ी जो इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क में रहते हुए इंटरनेशनल लॉ के अंदर नहीं, तो डॉक्टर साहब ये मकसद क्या है? ये मकसद क्या था इस मुतनाज़े इलाके में इस इजलास को रखने का? इसके पीछे भारत की सोच क्या थी कि इस इलाके में करवाया जाए? ये तो हमें तो बड़े वाज़ेह है कि भारत चाहता था कि इंटरनेशनल एक इस पे मोहर लग जाए कि ये डिस्प्यूटेड इलाका नहीं और जो वो कर रहा है वो सही कर रहा है। वो ये चाहता था कि इंटरनेशनल थोड़ी सी इसमें एक गैर सरकारी तौर पर ये तासुर मिल जाए कि जी देखिए सारे के सारे ममालिक आए तो इसका मतलब इसकी अहमियत इतनी नहीं है। असल प्रॉब्लम ये है कि हम जो हमारी लीगल डिप्लोमेसी है उसमें हम इतने कारगर नहीं रहे हैं, उतने फाल नहीं रहे हैं। ये टोटल इंटरनेशनल लीगल डिप्लोमेसी का मामला है जो कि जिसको सपोर्ट किया जा सकता है ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी से और पब्लिक डिप्लोमेसी से। ना वो कैसे, मैं आपको 30 सेकंड में बता देता हूँ। इंटरनेशनल लॉज ये है कि जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है उसमें कंट्रीज कोई और एक्टिविटी नहीं करेंगे, बाहर से कोई आबादी नहीं बैठा लेके आएंगे और वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी में कोई ऐसे इवेंट्स नहीं करेंगे। और डिस्प्यूटेड टेरिटरी में अगर कोई ऐसा होता है, यानी कि जो काबिज फौजें हैं वो अगर उसकी हैयत को बदलते हैं, मतलब आबादी कहीं से लाते हैं, वहाँ ऐसी कंस्ट्रक्शंस करते हैं, तो वो जेनीवा कन्वेंशन के आर्टिकल 49 की खिलाफ वर्जी है। और जब आर्टिकल 49 की खिलाफ वर्जी होती है, डेमोग्राफी वगैरह चेंज होती है, तो उसमें वॉर क्राइम का आर्टिकल उसमें 20 लगता है। सर ये तो कश्मीर में भी हो रहा है, फलस्तीन में भी हो रहा है, लेकिन ये कवानीन अब कुछ कर नहीं रहे हैं सर ये। जी हाँ, इसीलिए तो वो चाहता है इंडिया, क्योंकि ये G20 एक बहुत अहम फाल किस्म का एक फोरम है जिसमें कि दुनिया के 3/4 के करीब इकोनॉमी वाले लोग मौजूद हैं। दुनिया के फ्रेमवर्क इकोनॉमी का इसमें तलाश किया जाता है और उसका तय किया जाता है। IMF इसमें रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर, मेंबर नहीं, रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर, और वर्ल्ड बैंक भी इसमें होते हैं। तो इसकी अहमियत तो बहरहाल है, और इस अहमियत वाले ग्रुप को इंडिया इस वक्त श्रीनगर में ये एक सेगमेंट जो प्रेसिडेंसी उसकी है इंडिया की G20 की, उसका एक सेगमेंट श्रीनगर में रखने का सिर्फ और सिर्फ यही मकसद है। ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तानी नहीं कह रहे, ये जो ह्यूमन राइट की कुछ इदारे हैं दुनिया के और एमनेस्टी इंटरनेशनल, उन्होंने भी यही बात की है। बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा के जो अंडर सेक्रेटरी जनरल है खासतौर पर ह्यूमन राइट के, उन्होंने भी इस पर यही बयान दिया है कि इसका मकसद सिर्फ ये है कि इंडिया चाहता है कि जो वो वहाँ इंटरनेशनल खिलाफ वर्जी कर रहा है, यानी कि जो रेजोल्यूशन पास एंड डिस्प्यूटेड टेरिटरी के हवाले से कश्मीर की, तो अच्छा इसमें डॉक्टर जमील आप बरतानिया के मौक़िफ़ की कितनी, मतलब उस पर मैं चाहूँगी कि आप एनालिसिस दें, आप क्या समझते हैं? उन्होंने ये कहा है कि भाई इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा कश्मीर पर असूली मौक़िफ़ तब्दील हो गया,
अगर हम इस इजलास में यहाँ पर शिरकत करते हैं, किस तरह देख रहे हैं आप इस स्टेटमेंट को? देखिए, माजी को पे नजर डालें तो आपको मुस्तकबिल का पता पड़ जाएगा। यूके ने कभी सपोर्ट नहीं की इस मामले में, खासतौर पर सिक्योरिटी काउंसिल में। वैसे सियासी तौर पर एक दो बयान अच्छे भी आए हैं यूके के, लेकिन ह्यूमन राइट के हवाले से बरतानिया ने अच्छे बयान दिए हैं। लेकिन उसमें वो बात यह कि सरे महफिल वो ख्वाबों के महल तामीर करते हैं, इलाज गम नहीं करते, फकत तकरीर करते हैं ये इंटरनेशनल कम्युनिटी के लोग। देखिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी लोगों को पता है कि ये ममालिक को पता है कि इंटरनेशनल कानून की क्या खिलाफ वर्जी हो रही है। मेरी तो तमन्ना ये है कि जो कम अज कम मुसलमान ममालिक हैं, जिसकी उम्मीद अभी भी मैं कर रहा हूँ, आज मीटिंग शुरू होने से पहले कुछ ना कुछ को बयान दें, शरीक ना हो। इंडोनेशिया है, सऊदी अरेबिया है, टर्की है, जो परमानेंट मेंबर है, और जो गेस्ट मेंबर हैं वो भी अटेंड न करें तो एक मॉरल वैल्यू बनती है उसकी। और गेस्ट मेंबर्स कौन से हैं? वो इजिप्ट है इसमें, और इजिप्ट के अलावा ओमान है, नाइजीरिया है, इस किस्म के और ममालिक में मॉरिशस है। ये ममालिक अगर अब बयान नहीं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमें जितनी मुहर्रिक होना चाहिए था, जितनी हमें अपनी डिप्लोमेसी को बहुत ज्यादा एग्रेसिव करना चाहिए था इन ममालिक ने, जब इंडिया ने जमील साहब, एक आखिरी क्वेश्चन है सर, मुझे ब्रेक का भी कहा जा रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दुनिया में हो क्या रहा है जमील साहब? अब सऊदी अरब में हम देख रहे हैं कि वहाँ अरब लीग चल रही है, बशार अल असद शाम वापस आ गया अरब लीग के अंदर। हम देख रहे हैं कि G7 समिट भी हुई, जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रेगुलेशन, क्लाइमेट चेंज के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि चाइना के अंदर भी जो सोवियत यूनियन वाले कंट्रीज थे, उनकी भी एक समिट की गई है। तो इस वक्त देखा यह जा रहा है कि दुनिया में नए ब्लॉक्स बन रहे हैं, नई लॉबीज बन रहे हैं, स्पेशली रशिया यूक्रेन वॉर के बाद एक नई ग्रुपबंदी का सिलसिला शुरू हो चुका है सर। इसको इस तनाजुर में देख लें कि इंटरनेशनली देखा जाए तो इस वक्त तक अमेरिका सबसे बड़ा सुपर पावर है, लेकिन जिस तरीके से चाइना और ये ब्लॉक उभर रहा है, तो अमेरिका ने अपनी फॉरेन पॉलिसी का सबसे अहम पॉइंट इस वक्त रखा हुआ है चाइना कंटेनमेंट, जिसकी वजह से ये ब्लॉक आपको नजर आ रहे हैं। और काफी इसमें हमारे अगर नुक्ता निगाह से ये बेहतरी की तरफ, हमारे लिए बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। सही, ठीक है। डॉक्टर जमील अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। और इसमें बड़ी अच्छी बात है कि जो दोस्त ममालिक हैं उन्होंने भी इनकार कर दिया है कि भी हम नहीं शिरकत करेंगे। लेकिन आई होप कि कश्मीर और फ़लस्तीन का मसला हल की तरफ बढ़े और इंटरनेशनल पावर्स अपना अपना किरदार अदा करें। राइट नाउ सब ने खामोशी इख्तियार की हुई है, जो कि एक गुनाह है, जुर्म है। ब्रेक लेते हैं। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक। और अभी आपको खबर देंगे कराची के सबसे बड़े जिना अस्पताल की साबिका इंचार्ज की बात करेंगे। मारूफ डॉक्टर सीमी जमाली इन दिनों शदीद अलील हैं और कराची के निजी अस्पताल में वो ज़ेर इलाज भी हैं। उनके अहल खाना ने कौम से उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ की अपील की है। गुज़श्ता रोज़ सोशल मीडिया पर डॉक्टर सीमी जमाली के हवाले से गलत अफवाहें गर्दिश कर रही थी। इसके बाद उनके खामिन ने तमाम झूठी इतलात देने वालों की सख्त सरजनिश की और बताया है कि वो पिछले 2 रोज़ से सीमी जमाली की तबीयत काफ़ी ख़राब है और उन्होंने अपील की है कौम से कि दुआएं करें। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सब दुआ करें। डॉक्टर सीमी जमाली इस वक्त फेफड़ों की आर्जे में मुब्तला हैं, उनको लंग्स का इस वक्त प्रॉब्लम है। मरियम हसन हमारी नुमाइंदा हेल्थ के ऊपर हमेशा रिपोर्ट करती हैं और बहुत क्लोज भी थी सीमी जमाली से, हमेशा उनके साथ राब्ते में रहती थी। मरियम, बताइए तबीयत के बारे में, कैसी है इस वक्त सीमी जमाली साहिबा की? देखिए तलहा, सीमी जमाली जो कि एक मेडिकल का अस्पतालों का एक बहुत बड़ा नाम रह चुकी हैं और जिन्ना अस्पताल में उन्होंने 33 साल अपनी खिदमत अंजाम दी और 2021 में वो रिटायर हुई थी। 2020 में वो आंतों के कैंसर में मुब्तला हुई थी, जिसके बाद उनका ट्रीटमेंट चल रहा था और उन्होंने इस दौरान अपनी सर्विस को, अपने काम को मुतासर नहीं होने दिया था। इस दौरान वो कीमोथेरेपी भी उनकी चलती रही, लेकिन वो बदस्तूर उन्होंने अपना काम जारी रखा था। अगस्त 2021 में वो रिटायर हुई थी, जबकि उनकी तबीयत बेहतर होना शुरू हो गई थी। वो रुबाए सेहत थी, लेकिन गुज़िश्ता दिनों हमें अपडेट्स मिली कि उनकी तबीयत दोबारा से बिगड़ना शुरू हो गई है और तकरीबन 3 रोज़ कबल जब उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ी और सांस लेने में उनको दुश्वारी का सामना करना पड़ा तो फौरी तौर पर उनको निजी अस्पताल लेकर आया गया, जिसके बाद पता चला कि उनके चेस्ट और लंग्स में जो है इन्फेक्शन हो गया है, जिसकी वजह से सांस लेने में उनको शदीद दुश्वारी का इस वक्त सामना है। इस वक्त वो बाईपैप पर एक मसनूई सांस लेने के, ऑक्सीजन लेने के आले पर जो है
हैं क्रिटिकल केयर में एक निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। गुज़िश्ता रोज़ अफसोसनाक ख़बरें जो हैं वो गर्दिश में थीं, लेकिन जिसके बाद जो है उनके हस्बैंड ने इस बात को क्लियर किया था कि उनकी तबीयत गुज़िश्ता रोज़ के मुकाबले में अब जो है मज़ीद बेहतर हुई है और कौम से दुआओं की अपील की गई है के हवाले से। और मरियम की आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह करे कि उनकी सेहत जो है वो बेहतरी की जानिब। कमाल बात ये देखिए, लास्ट टाइम जब हमारे शो पर आई थी सरेश, तो वो जब उनको ऑनररी कर्नल की डेजिग्नेशन से नवाजा था पाक फौज ने, उस वक्त किसी को ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उनकी तबीयत ख़राब है या वो कैंसर से मुकाबला कर रही है। उन्होंने अपने आप को इस तरह संभाला हुआ था और इस तरह वो लोगों की खिदमत कर रही थी, किसी को मालूम ही नहीं पड़ता था कि खातून को कैंसर भी हो सकता है। बिल्कुल तला, और अल्लाह ताला उनको सेहत दे। अभी तो खैर उनको कैंसर से हट के बताया जा रहा है कि लंग्स में और चेस्ट में इन्फेक्शन हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं, अब कुछ बात करते हैं ट्रांसजेंडर्स प्रोटेक्शन एक्ट के हवाले से। 2018 ये एक्ट है जिसमें ख्वाजा सराओं को इख्तियार दिया गया था कि वो सरकारी दस्तावेजात पर जो चाहें वो जिन्स दर्ज करा सकते हैं। इस एक्ट के तहत नादरा समेत तमाम सरकारी इदारे इस बात के पाबंद हैं कि ख्वाजा सरा अपनी जिस शनाख्त को चाहें वही शनाख्त उनके शनाख्ती कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट वगैरह पर लिखी जाए। लेकिन अब वफाकी शरई अदालत के फैसले के बाद ख्वाजा सरा एक बार फिर से इस हक से महरूम हो गए, क्योंकि वफाकी शरई अदालत ने ट्रांसजेंडर एक्ट पर फैसला सुनाते हुए कहा है कि ख्वाजा सरा ज़ाती तसव्वुरात की बुनियाद पर खुद को मर्द या औरत नहीं कहलवा सकते और ना ही ख्वाजा सरा सरकारी दस्तावेजात में अपनी जिन्स को तब्दील कर सकते हैं। इस अहम मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती ज़ुबैर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आपने अपना कीमती वक्त में दिया। साथ साथ स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं महरब मुइज़ आवान, जो कि लीडर हैं ट्रांसजेंडर के और यकीनन बड़ी आवाज़ उठाते रहते हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। महरब, वेलकम टू दुनिया बोला, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। इससे पहले कि मैं महरब से गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, मुफ्ती ज़ुबैर साहब, आपकी नज़र में जो फैसला आया, क्या उससे ख्वाजा सराओं के राइट्स सल्ब नहीं हो रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। सबसे पहले तो ये बात ध्यान के अंदर रखिए कि पाकिस्तान में कानून की सतह पर, पार्लिमान की सतह पर कोई भी फैसला या कोई भी कानून जब आता है तो वो शरई है, इन द लाइट ऑफ द कुरान और सुन्ना दुरुस्त है या दुरुस्त नहीं है। इसको चेक करने के लिए दो इदारे हैं, एक काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियालॉजी, इस्लामी नजरियाती काउंसिल, जिसका मैं भी एक रुकन हूँ, और एक है वफाकी शरई अदालत। आज जो फैसला वफाकी शरई अदालत की तरफ से 2 दिन पहले 3 दिन पहले आया है, उस फैसले को भी सामने रखा जाए और उससे पहले मुतअद्दिद मरतबा इस्लामी नजरियाती काउंसिल की सिफारिशात को सामने रखा जाए, तो इन दोनों इदारों ने ट्रांसजेंडर एक्ट 2018 को खिलाफ शरीयत, खिलाफ इस्लाम करार दिया है। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि ट्रांसजेंडर यानी ख्वाजा सराओं के हुकूक, तो काउंसिल ने भी इस बात को बार बार लिखा है, वफाकी शरई अदालत ने भी इसको लिखा है और बार बार लिखा है कि वोट देने का हक, मुलाजमत का हक, सेहत का हक, इनसे इम्तियाजी रवैया बरते जाने की मुमानात का हक, इसके अलावा जितने राइट्स हैं जो एक आम इंसान के राइट्स हैं, न सिर्फ ये कि वो राइट्स इनको मिलने चाहिए बल्कि उन राइट्स के अलमबरदार बनकर वफाकी और इस्लामी नजरियाती काउंसिल सामने आए हैं। इसमें जो असल खराबी है उस खराबी को जाकर के देखना चाहिए। हरगिज हम खुनसा अफराद, स्पेशल अफराद या ख्वाजा सराओं के इस बात को वाज़े तौर पर ज़हन के अंदर रखिए। अलबत्ता इस ट्रांसजेंडर एक्ट के अंदर दफा E2, दफा FN और दफा नंबर 3 और दफा नंबर 7 और इन सब में खास तौर पर जो सेक्शन 3 है जिसमें सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी यानी जिन्स मुतय्यन करने का खुद इख्तियार, ये खिलाफ शरीयत है। इस्लाम ने जिस्मानी अलामात पर जिन्स के तयन का रखा है, मर्जी, ख्वाहिश, फीलिंग और एहसास पर कोई शख्स अपनी जिन्स मुतय्यन नहीं कर सकता। यही कुरान और सुन्नत का हुक्म है, यही काउंसिल ने और यही वफाकी शरई अदालत ने करार दिया है। मैं समझता हूँ ये फैसला बिल्कुल दुरुस्त है और ख्वाजा सराओं के हुकूक अदा करने के लिए तो है, ख्वाजा सराओं के हुकूक सल्ब करने के लिए ये ठीक मुफ्ती साहब, मेरा वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड? जी बिल्कुल, देखिए इस मिसकंसेप्शन को हम बहुत ज़माने से क्लियर कर रहे हैं कि जब बात की जाती है जिन्स की सेल्फ डिटर्मिनेशन की, तो हमारे पास जो राइट है जो इस लॉ के तहत वो अपने आप को मेल या फीमेल कहने का नहीं है।
हमें जो शनाख्ती कार्ड दिए जाते हैं, हमारी जो आइडेंटिटी रिकॉर्ड की जाती है, वो ख्वाजा सरा की ही रिकॉर्ड की जाती है। सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी का मतलब ये नहीं है कि मुझे जो भी जेंडर फील हो, नादरा इज़ बाउंड टू रिकॉर्ड दैट जेंडर। सेल्फ परसीव जेंडर आइडेंटिटी का मतलब ये है कि एक ख्वाजा सरा एक गवर्नमेंट के अदारे में जाके बता सकता है कि मैं ख्वाजा सरा हूँ, मेरा ख्वाजा सरा का जिन्स लिखा जाए। जिसको कन्फ्लेट करते हैं, कंफ्यूज करते हैं, ये बात जानते हुए बखूबी तरीके से कि जो ट्रांसजेंडर पर्सनस एक्ट 2020 है, जो 2018 के बाद रूल्स आए थे, उसमें वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि ख्वाजा सरा अफराद को सिर्फ़ और सिर्फ ख्वाजा सरा की ही शनाख्त दी जाएगी। और ये जो फैसले की ये बात सुना रही है, उन्होंने किया क्या है बड़ा स्ट्रेटिजिकली, इन्होंने राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन भी ले लिया, इन्होंने सिटीजनशिप भी ले ली, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन्होंने इनहेरिटेंस के राइट्स भी स्नैच अवे कर लिए। अब एक बिल्डिंग में जाने के 4 रास्ते हैं, आप चारों रास्तों के बाहर आग लगा दें, खारदार तारे डाल दें और फिर बोलें कि जी हम इस घर में रहने वाले लोगों के खिलाफ नहीं हैं, तो ये तो एक मजाक है। यू डू नॉट नीड टू कैंसिल ऑल द राइट्स जो उस बिल के अंदर अवेलेबल हैं, लेकिन अगर आप सिटीजनशिप का हक ले रहे हैं, आप जेंडर की डिटर्मिनेशन का हक ले रहे हैं, ऑन टॉप ऑफ दैट ये जो वर्डिक्ट आया, उस वर्डिक्ट में कैटेगोरिकली स्टेटेड है कि अगर मैन अनमैनली बिहेवियर एग्जिबिट करें और विमेन अनवुमनली बिहेवियर एग्जिबिट करें तो वो भी अन इस्लामिक है। यानी कि ये वर्डिक्ट ना सिर्फ खिलाफ ख्वाजा सरा है, बल्कि ये ग्राउंड्स लेकर है कि कल को ऐसी ड्रकोनियन लेजिस्लेशन डाली जाए या कल को ऐसे ड्रकोनियन फैसले दिए जाएं बाकी कोर्ट्स की तरफ से, जो मर्दों को गैर मर्दाना होने पे और औरतों को गैर जनाना होने के ऊपर भी सजाएं सुनाई जाएंगी। ये तो बड़ी अजीब सी बात है अगर ऐसा है। इसमें मुफ्ती साहब मैं चाहूँगी आप इस पर बताइएगा, ये भी आपने इनकी बात सुनी है कि इसमें सिटीजनशिप का राइट भी ले लिया गया है और विरासत का हक भी लिया जा रहा है, तो अगर इस फैसले की बुनियाद पर ये सब किया जा रहा है तो ये तो ठीक नहीं है, इसको आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जिन्होंने अभी गुफ्तगू फरमाई, मैं सिर्फ ये बात कहना चाह रहा हूँ कि मैं बाकायदा नाम लेकर के कह रहा हूँ E2, 2F, 2N, सेक्शन 3, सेक्शन 7 ये खिलाफ शरीयत हैं। ये बजाय इधर उधर की बातें करने के कि साजिश हो गई, हमसे सिटीजनशिप ले, किसने ली, कब ली, हम बार बार कह रहे हैं कि इनको इनके राइट्स दिए जाएं। हरगिज़ इस्लाम, शरीयत, कानून, पार्लिमान, वफाकी शरीय अदालत, कौंसिल, मुझे आप बताइए हम क्यों इनके मुखालिफ बनेंगे? अगर पाकिस्तान का आइन इनको अच्छे अस्पताल, मुलाजमत का हक, वोट का हक, अच्छी तालीम, इनको स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी दे, तो हमको इस पर क्या एतराज़ हो सकता है? हम क्यों इनके मुखालिफ बनेंगे? मैं खुद उस समात के अंदर मौजूद था, माहिरीन की लिस्ट में चीफ जस्टिस साहब ने खुद मेरा नाम भी लिखा है, मैं उन मुअज़्ज़ज़ अदालत का शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी मौजूदगी में ट्रांसजेंडर के एक रहनुमा से उन्होंने एक बात पूछी, यही बात मैं इनसे भी पूछता हूँ। इन्होंने विरासत की बात की। देखें, जब सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी के तहत हर शख्स को अपनी मर्जी, फीलिंग, ख्वाहिश और एहसास की बुनियाद पर जिन्स मुतय्यन करने का इख्तियार है। 4 भाई हैं, उनमें से 1 बहन है, 2 बहनें हैं, 3 बहन। एक बहन ये कहती है आज से मेरी ख्वाहिश अंदरूनी जज्बात के ताबे होकर मेरी फीलिंग और एहसास ये मैं मर्द हूँ। अब जो उसका विरासत में हिस्सा औरत वाला कुरान करीम ने सूरह निसा ने दिया हुआ था, अब वो 50,000 के बजाय 1 लाख रुपए का दावा करेगी। तो विरासत का जो कानून शरीयत ने तय किया था, मर्द का इतना हिस्सा होता है, औरत का इतना हिस्सा। ये औरत अपने आप को मर्द करार देकर के दूसरे हिस्से का मुतालबा करेगी। क्या सब के हक नहीं मारे जाएंगे? मुझे आप बताइए, मोहल्ले के अंदर एक खातून वो कहती है मैं मर्द अपने आप को फील करती हूँ, जुमा पढ़ने के लिए जाती है, झगड़े खड़े नहीं होंगे? एहराम के मसले में, गुस्ल के मसले में, जनाजे के मसले के अंदर, हज के मसले के अंदर, नमाज के मसले के अंदर, विरासत के मसले के अंदर पूरी एक लिस्ट हमने फराहम की है। ख्वाजा सराओं को हमने बुलाया, 1 नहीं 2 नहीं, इनके 2 मरतबा 3 मरतबा हमने इजलास के अंदर, कौंसिल के अंदर बुलाया और हमने उनसे सारी बात की और हमने कहा ये शरई खराबियां पेश आ रही हैं, जरा ये बता दें। चीफ जस्टिस साहब ने एक मर्द है, वो कहता है मैं आज से औरत, मुझे ये फीलिंग हो रही है, मेरी ख्वाहिश है। कल को वो गर्ल्स कॉलेज में जा घुसता है, वो गर्ल्स कॉलेज वॉशरूम में जा घुसता है, इसकी जिम्मेदार होगा। ये सारी खराबियां थी, हम इनके हुकूक के क्यों मुखालिफ बनेंगे? हरगिज मुखालिफ नहीं है। कोई यहाँ जंगली नहीं रहता, कोई वैशी नहीं रहता, कोई किसी के हक सल्ब नहीं करना चाहता। हम दर्दमंदाना अंदाज में इनको कहते हैं आए, आपकी मुश्किलात को गुर्रू के माताहत आपको रखा जाता है, आपके हुकूक सल्ब किए जाते हैं, आपको मुलाजमत नहीं दी जाती, इम्तियाजी रवैया बरता जाता है। हम इन सब के मुखालिफ हैं, मगर शरीयत की हुदूद और शरीयत के तमाम अहकाम को मलहूज़े खातिर रखना जरूरी होगा। इसके बगैर चारा कार नहीं। और
और यही फैसला चलिए लिस्ट आपने बता दी है, इस पर मैं चाहूंगी आप रिस्पॉन्ड करें कि आप बहुत फैसिनेटिंग मौलवी साहब ने रिस्पांस दिया अपना, और मैं समझती हूँ कि उनके रिस्पांस से आप लोगों को समझ आ गई होगी कि ये कैसे हाइपोथेटिकल सिनेरियोज हाइपोथेसिस करके कि जी कल को ये हो जाएगा, ऐसे हो सकता है। देखिए मैं अपने आप को औरत महसूस करूं या आप अपने आप को मर्द महसूस करें, कार्ड आपको ख्वाजा सरा का ही मिलेगा, आपको मर्द का कार्ड और मुझे औरत का कार्ड नहीं मिलेगा। ये लॉ क्लियर है, ये पॉलिसी क्लियर है, नंबर 1। नंबर 2, याद रखिए कि काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी, फेडरल शरीयत कोर्ट हिस्टोरिकली हमारे पास एक एंटी वुमन बॉडीज रह चुकी हैं। अभी भी आपने इनकी पूरी तकरीर सुनी है, इन सबको मसला क्या है, इनको डर ये है कि कल को बेटियां बेटों के बराबर का हक मांग लेंगी। एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो इन लोगों ने अपने दिमाग के अंदर क्रिएट किया हुआ है, और उसको क्रिएट करने के बाद ये लोग ये पूरा प्रोपेगेंडा मचा रही हैं। और चलिए मैं इनकी बात से एग्री कर लेती हूँ, मैं एग्री कर लेती हूँ उनकी बात से कि औरतों को मर्दों के बराबर विरासत का हिस्सा नहीं मिलना चाहिए, तो आप इनहेरिटेंस वाली शिक के अंदर अमेंडमेंट कर दें। आप उसके अंदर लिख दें कि अगर एक औरत खुद को मर्द तस्वर करती है तो जो बायोलॉजिकल सेक्स बचपन में रिकॉर्ड कर दिया गया था, विरासत आपको उसी के हिसाब से मिलेगी। दैट इज इट, दैट इज जस्ट वन वेरी स्मॉल स्टेप। आप सुप्रीम कोर्ट भी जा रही हैं? हम लोग सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसको चैलेंज करेंगे एंड वी आर होपिंग फॉर अ वेरी पॉजिटिव वर्डिक्ट, बिकॉज जिन माहिरीन का ये जिक्र कर रहे हैं 104 सफ़ों का वो वर्डिक्ट है, उसमें 80 पेजेस सिर्फ जो खिलाफ लोग थे, जो पिटिशनर्स थे, उनका कॉपी पेस्ट करके इन लोगों ने पिटिशन को कॉपी पेस्ट करके वर्डिक्ट में डाला हुआ है। तलहा, द वर्डिक्ट इज सो स्टूपिड कि वो वर्डिक्ट के अंदर चल के एक पॉइंट पे ये कहते हैं आज को लोग खुद को ट्रांसजेंडर कह रहे हैं, कल को लोग खुद को ट्रांस स्पीशीज बोलेंगे। आज मर्द अपने आप को औरत कह रहे हैं, कल को अपने आप को मर्द कुत्ते बोलेंगे। ये इन लोगों की साइंस है जिसके ऊपर ये रिलाई कर रहे हैं। फिर ये हाइपोथेटिकल सिनेरियोज दे रहे हैं। मुफ्ती साहब विल कम टू यू सर, 2 मिनट। ऊपर से हाइपोथेटिकल सिनेरियोज ये दे रहे हैं कि मर्द औरतें बन के औरतों के कॉलेजेस में जाएंगे। आप लोगों ने नोटिस, मुफ्ती साहब प्लीज जरा काबू कीजिए, मुफ्ती साहब काबू कीजिए। आपकी बहन खुद को भाई कह के आपकी विरासत के पीछे नहीं आ रही, कंट्रोल कीजिए। हमने जो स्कूल्स और कॉलेजेस बनाए अपने सेपरेट बनाए हम लोगों ने। पंजाब की मिसाल हमारे पास है, सिंध की मिसाल हमारे पास है, हमने वार्ड सेपरेट क्लेम की है। मुफ्ती साहब अगर 1 बाय 1 बात होगी तो सबको समझ भी आएगी, अगर आप उनकी बात के दरमियान बोलेंगे तो किसी को समझ नहीं आएगी, ना आपकी बात ना इनकी बात। प्लीज हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर, ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं मुफ्ती साहब, बस वी आर कमिंग टू यू 30 सेकंड्स। मेरा भी कंप्लीटेड नहीं, मेरी एक छोटी सी मेरा 10 सेकंड्स राइट मुफ्ती साहब। वंस अगेन, ट्रांसजेंडर अफराद को सुप्रीम कोर्ट की 2009 की रूलिंग के तहत और इस लॉ के तहत एज विमेन एंड एज मेन राइट्स नहीं मिल रहे, उनको एज अ सेपरेट जेंडर राइट मिल रहे हैं। ये कंफाउंड कर रहे हैं, ये डिलिबरेटली हाइपोथेटिकल सिनेरियोज ला रहे हैं। लास्टली मैं कहना चाहूँगी, इन्होंने बहुत ऊटपटांग बातें वर्डिक्ट के अंदर की हैं, यहाँ तक कि इन्होंने मिसालें दी हैं ट्रांसजेंडर वुमेन के खिलाफ, वो यूके, स्कॉटलैंड और आयरलैंड से निकाल के दी हैं। पाकिस्तान में होने वाले कत्ल इन्हें नज़र नहीं आ रहे, पाकिस्तान में होने वाली हरासमेंट इन्हें नज़र नहीं आ रही, और अब ये ग्राउंड्स तैयार कर रहे हैं रिलीजियस वायलेंस के। कराची के अंदर 2 कत्ल करने वाला, 2 ख्वाजा सराओं के कत्ल करने वाला एक इंसान को अब जब जेल भेजा गया, उसने पुलिस स्टेटमेंट में रिकॉर्ड किया कि मैं तो कौम लूत के खिलाफ जिहाद कर रहा था। तो इस किस्म की इनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आने की जरूरत नहीं है। सिटीजनशिप राइट्स ये कैंसिल कर दें, आइडेंटिटी ये कैंसिल कर दें, और हाइपोथेटिकल सिनेरियोज लेके आ जाएं कि औरतें विरासत के अंदर हक ज्यादा ले लेंगी। राइट मेरा मुफ्ती साहब, मुझे याद पड़ता है कि शरई अदालत ने इस्लामिक बैंकिंग में रिबा को हराम करार दिया था, और फिर हमारे बैंक्स उठकर शरई अदालत के फैसले के खिलाफ आला अदालतों में गए थे। मेरा भी यही कह रही हैं कि अब जो शरई अदालत ने फैसला दिया है, हम भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से इन्हें रिलीफ मिलेगा और उनके हक में फैसला आ सकता है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि कोर्ट समाअत क्या करती है और आगे क्या मामला होता है क्या नहीं होता, हम शरीयत के मुताबिक बात करने के पाबंद हैं। मैं बार बार रिपीट कर चुका हूं और आपके चैनल के तवज्जो से अपील करता हूं कि तमाम हुकूक इनको दिए जाएं। हमें कोई मसला नहीं है इनको किसी हक को देने, बल्कि हम अलमबरदार हैं, बार बार अलमबरदार हैं, इनको इनके राइट्स दिए जाएं। रिबा के हवाले से आपने बात की, वफाकी शरई अदालत ने 100% दुरुस्त फैसला किया, हम उस फैसले के साथ खड़े हैं, काउंसिल उस पर खड़ी है, पार्लियामेंट ने यही बात कही है। अब वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैंक चले गए, खुद हुकूमत ने वादे भी किए, एक नहीं मुताद्दद मरतबा कि हम अपीलें वापस ले रहे हैं, नेशनल बैंक ने वापस भी ले लिया। अब मामला ये ट्रांसजेंडर के हवाले से हम वफाकी शरई अदालत के इस फैसले को शरीयत के मुताबिक दुरुस्त समझते हैं और हम दलाइल के साथ बात करते हैं। मैंने आपसे क्या बात अर्ज की, और कोर्ट का भी मंजर पेश करूं, कोर्ट का मंजर 1 सेकंड के लिए सुन लीजिए। कोर्ट के अंदर जस्टिस अनवर साहब ने बाकायदा यही बात है कि भाई जब कोई आदमी अपने आप को
मर्द से औरत, तो विरासत का हक जो अल्लाह ने तय किया है वो तब्दील होगा कि नहीं होगा? तो भाई औरत तो बन ही नहीं रहे। मुफ्ती साहब उसका जवाब तो उन्होंने ये दिया ना कि बचपन औरत तो कोई नहीं बन रहा, बचपन में ही जो आइडेंटिफाई होती है वो लिख दी जाती है, जो भी जिन्स होती है, तो फिर विरासत में क्या मसला होगा? वो तो उसके मुताबिक ही मिलेगी ना। What is the meaning ट्रांसजेंडर? ट्रांस का माना चेंज करना, जेंडर का माना जिन्स, यानी सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी सेक्शन 3 क्या है मुझे समझा देना। आपको समझाइए ना मुफ्ती साहब। काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी में आपके अपने डॉक्टर किबला अयाज साहब ने सबसे पहले ट्रांसजेंडर एक्ट के हक में रूलिंग दी थी, फिर मुफ्ती सर आप लोगों के सिराजुल हक के प्रेशर के अंदर आकर उसने इसके खिलाफ दिया है। आप लोगों को बारह, आपके पास लॉ मौजूद है, आपके पास रूल्स ऑफ 2020 मौजूद है, आपके पास इंटरनेशनल जूरिस्ट एसोसिएशन की रूलिंग्स मौजूद है, आपको क्यों नहीं समझ आ रही? जी मैं अर्ज कर रहा हूँ डॉक्टर किबला अयाज साहब की उस रूलिंग को जो अंसार अब्बासी साहब ने जंग के अंदर एक कॉलम में लिख दिया था, उन्होंने भी बाकायदा माफी तलब की है और खुद चीफ जस्टिस यानी कि अंसार अब्बासी साहब के कॉलम अब फैसला करेंगे कि पाकिस्तान में किसको हकूक मिलेंगे। काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी अपना एक फैसला सुना दे तो आप अंसार अब्बासी और फार राइट मूवमेंट और अपने फाशिस्ट के जरिए आर्टिकल्स लिख के प्रेशर माउंट करेंगे काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी के ऊपर कि वो आप लोगों की मर्जी के फैसले सुनाएं। आपको दलील से जवाब दिया जाएगा। तो आपको हमने दलील से ही जवाब दिया है कि सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी के अंदर हमें ख्वाजा सराह का शनाख्ती कार्ड दिया जा रहा है। आप मर्द हैं, आप मर्द रहें, आपको कोई औरत का कार्ड नहीं दे रहा। लेट मी कंप्लीट। मैं आपकी बात सुन रहा था, मेरी भी बात सुन लें। गो फॉर इट। मैं एंकर साहब आपकी खिदमत में अर्ज करूं, सनवर साहब ने बाकायदा तौर पर जब ये पूरी की पूरी लिस्ट गिनवाई जिसमें ये सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी के तहत हर शख्स को अपनी मर्जी, फीलिंग, एहसास, ख्वाहिश की बुनियाद पर जिन्स तब्दील करने का इख्तियार, विरासत का मामला, नमाज का मामला, जनाजे का मामला, एहराम के कपड़ों का मसला, जब ये सारे के सारे मामला जिक्र किए उसके जवाब में वो क्या कहते हैं? पेशावर में फलाना कत्ल हो गया, फलाना कराची में कत्ल। हरासमेंट क्या औरतें नहीं होती है? मर्द कत्ल नहीं होते? तो क्या मुफ्ती साहब जो हजारों की तादाद में मुफ्ती साहब पाकिस्तान में लोग सर्जरी करवा के मर्द से औरत और औरत से मर्द बनते हैं 15, 16, 17 हजार हर साल, तो वो अब नहीं होगा इस फैसले के बाद? तो खिलाफे शरीयत है, कोई करे ना करे, हम इस चीज के मुकल्लफ नहीं है कौन क्या कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कुरान और सुन्नत के मुताबिक है ये नहीं। आप अपनी जिन्स मर्द से औरत तब्दील करवाते हैं, हराम काम करते हैं। मैं तो शरीयत को इस वक्त नुमाइंदगी लेकिन सर हकीकत तो मुफ्ती साहब ये है ना कि हमारे मुल्क में हराम काम खुलेआम हो रहा है, लेकिन हमारी इस्लामिक आइडियोलॉजी उसको रोक नहीं पा रही है। नहीं वफाक, ये याद रखें किसका डोमेन क्या है। काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी एक एडवाइजरी बोर्ड है, वो एक मैंने काउंसिल का नाम नहीं लिया, मैंने इस्लामिक आइडियोलॉजी कहा मुफ्ती साहब। मैं सिर्फ मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, इस्लाम की बात कर रहा हूँ। जी इस्लामिक आइडियोलॉजी के एतबार से मैं बात कर रहा हूं। कोई अपनी जिन्स को तब्दील करेगा, एक नहीं 1000 मर्तबा करता रहे, हम इसके पाबंद हैं कि ये हराम काम है। आप इसके पाबंद बेशक रहे और कोई अपनी जिन्स को जिस तरीके से भी तब्दील करे, इस कानून के तहत नादरा की तरफ से शनाख्ती कार्ड उसको ख्वाजा सराह का ही मिलेगा। झगड़ा क्या है? झगड़ा ये इनकी कंफ्यूजन्स हैं, और ना सिर्फ ये कंफ्यूजन्स हैं बल्कि ये फार राइट ग्लोबल एजेंडा के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं। मुफ्ती साहब आपने मुफ्ती साहब मुफ्ती साहब समझ गए आपकी बात, आपने बता दिया कि हराम है और वफाकी शरीयत अदालत ने फैसला सुना दिया, अब उसके साथ है। आप बताइए। मैं दोबारा ये वाली बात वाज़ेह करती हुई चलूं कि इस लॉ के तहत किसी को भी मर्द और औरत का शनाख्ती कार्ड नहीं मिल रहा, उनको ख्वाजा सराह का शनाख्ती कार्ड मिल रहा है। ये जानबूझ के इस मसले को कंफाउंड कर रहे हैं। ये एग्जैक्टली वही स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट कर रहे हैं जो बीजेपी ने अडॉप्ट की थी कर्नाटका में 2017 में, ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी ने यूएस में, और जितनी भी फार राइट पार्टीज हैं वो वेस्टर्न कंट्रीज में कर रही हैं। इसी किस्म की मनगढ़ंत बातें जो बात आप कर रही हैं उसके बाद तो फिर कोई मसला ही नहीं है। जब ख्वाजा सराह का कार्ड मिलना है ना मर्द औरत की कोई मतलब इसमें कोई डिफरेंस ही नहीं है, मतलब ये शो ही नहीं किया जा रहा। फिर मसला क्या है? मसला ये है कि जब तक ये अवाम के अंदर मजहब के नाम पे फूट नहीं डालेंगे, इंतशार नहीं फैलाएंगे, तो इनका वोट बैंक कैसे गर्म होगा? इलेक्शंस आ रहे हैं। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने जमात इस्लामी की पीटीआई के साथ पार्टनरशिप करवानी थी कराची के मेयर इलेक्शंस के लिए। मुफ्ती साहब योर क्लोजिंग रिमार्क्स सर, आखिर में अगर आप कुछ कहना चाहें जल्दी से सर। जी बात यह है, आपने दोनों की गुफ्तगू सुन ली, मैं बार बार रिपीट कह रहा हूँ और हुकूमत वक्त से आपके चैनल के तवज्जो से दरखास्तें कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, इनको इनके तमाम हुकूक दिए जाएं। इनकी तरफ से मुफ्ती साहब फाइनली वो ये बोल रही हैं कि जब कार्ड पे ख्वाजा सराह लिखा हुआ है तो कोई खुद को कुछ भी तसव्वुर करे, उसका जाती मामला है, वो ये कहना चाह रही हैं। सर जी जो ख्वाजा सराह या जो भी शख्स होता है शरीयत के मुताबिक या वो मेल होता है या फीमेल होता है। देखें अब जेंडर डिलीट कर दिया,
सारा कुछ कह के जेंडर डिलीट कर दिया। शाबाश। चले अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और वहां पर इस मसले को हम इस मामले को हल नहीं कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया मुफ्ती जुबैर साहब। नहीं, मुफ्ती जुबैर साहब, अभी हमारे प्रोड्यूसर साहब ने कहा कि हम मजीद टाइम देंगे इस इशू को ब्रेक के। मुफ्ती जुबैर साहब, आप हमारे साथ रहिएगा, मेहरब मुइज़ हमारे साथ हैं, आप भी हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक लेते हैं। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक टू दुनिया बोल है। जैसे कि आप जानते हैं, ब्रेक पे जाने से पहले बड़ी गर्मा गर्म गुफ्तगू हो रही थी ट्रांसजेंडर एक्ट बिल के हवाले से, जिसको शरई अदालत ने ख़त्म कर दिया है और फिर अब मेहरब मुइज़ ने फैसला किया है कि वो इसके खिलाफ जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन गुफ्तगू का मेन मकसद जो मुझे नज़र आया, क्योंकि हमारे साथ मुफ्ती जुबैर साहब भी मौजूद हैं, इस्लामी नज़रियाती काउंसिल से आपका ताल्लुक है, थोड़ी सी गर्मा गर्मी इसलिए भी हो रही है कि ऑफकोर्स ट्रांसजेंडर अपने राइट्स के लिए लड़ रहे हैं और उनको लग रहा है कि उनके हकूक सल्ब हो रहे हैं। लेकिन मुफ्ती जुबैर साहब ने बताया कि वो पूरे तरह इस हक में हैं कि ख्वाजा सराओं को उनके राइट्स दिए जाएं, उन्हें भी इंसान समझा जाए, बुनियादी राइट्स सारे दिए जाएं। लेकिन जो जेंडर का नादरा के कार्ड में हिस्सा होता है, उसमें मेल फीमेल ही ऑप्शन हो, मुफ्ती जुबैर साहब कहते हैं। मेहरब मुइज़ कहते हैं कि नहीं, उसमें ट्रांसजेंडर का लिखा होना जरूरी है। इस पे मेहरब ये भी कह रही हैं कि अगर हम मर्द लिखवाते हैं तो हमें एतराज नहीं, अगर औरत भी आप लिख दें तो हमें एतराज नहीं है। लेकिन उसके बाद ये भी एक साथ शामिल कर दिया गया कि अगर आप मर्द लिखेंगे, रवैया आपका औरतों वाला हुआ तो आपको सजा भी होगी, जुर्माना भी होगा, और अगर आप मर्द लिखवाते हैं और आपका रवैया औरतों वाला होता है तो उस पर आपको जुर्माना और सजा भी होगी। मुफ्ती साहब, ऐसा ही है? देखिए, बात यह है कि सबसे पहले तो मैं ये बात अर्ज करना चाहता हूं कि अब तक की जो गुफ्तगू थी उसके अंदर मैं दो बातें कर चुका हूं। पहली बात, मैं बार बार ये कर चुका कि इम्तियाजी रवैया इनके साथ रखा जाता है जो कि खिलाफ शरीयत, खिलाफ आईन गलत है। वोट का, मुलाजमत का, तालीम का, हॉस्पिटल का, सेहत का, तमाम तर किस्म का हक इनको दिया जाए, ये मैंने बार बार कहा। आपने गुफ्तगू का लेवल खुद सुन लिया। मेरी तरफ से इनके बारे में ये बातें आ रही हैं, इनकी तरफ से बीजेपी, दाएं बाजू, बाएं बाजू, कंजर्वेटिव पार्टी, फलां पार्टी, बाहर की सोच, ठीक, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये बातें आ रही हैं। ये सब नादरीन और सामीन सुन रहे हैं। मैं मेडिकल की बात कर रहा हूँ, फतवे की बात कर रहा हूँ, मैं शिकों के नाम ले रहा हूँ, भी बात कर रहा हूं। सर, मारने वाले से माफ करने वाला बड़ा है। अभी आप माफ करें, आगे बढ़े। मैं चाहता हूं कि दोस्ती हो और ये पानी डाला जाए इस मामले के ऊपर। सवाल का जवाब दीजिए मुफ्ती साहब। ये जो हमने बुलाया, वहां पर भी ये बात हुई और वफाकी शरई अदालत के अंदर भी हमने बार बार इनके राइट्स देने के साथ अलमबरदार बनकर के हम खड़े हुए। अब आपकी सारी बातें ठीक है, मुझे ये बताएगा कि अगर मर्द लिखा होगा, औरत वाला रवैया हुआ तो सजा जुर्माना होगा, औरत लिखा होगा, मर्द वाला रवैया हुआ, सजा जुर्माना होगा, ये लिखा हुआ वर्डिक्ट में? अब जरा अगर लिखा हुआ है तो बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। एक औरत है, वो अपने आप का मर्द की मुशाबहत इख्तियार करती है। मैं आपसे पूछता हूँ, शरअन जायज है? पहली बात तो ये है कि अगर वो खुद को औरत तस्वुर करती है तो औरत ही लिखवाएगी ना, मर्द क्यों लिखवाएगी? एक बात है। हाँ, एक बात ज़हन के अंदर रखें, हम यही तो बार बार कह रहे हैं, सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी का व्हाट इज द मीनिंग, इसका माना क्या है? वो औरत है तो औरत रहे, मर्द है तो मर्द रहे, लेकिन अपनी जिन्स खुद अगर कोई पैदाइशी मुफ्ती साहब ख्वाजा सरा है तो क्या वो अपने NIC पे ख्वाजा सरा लिखवा सकता है? जी, लिखवा सकता है, हमें इस पर बहस नहीं है। मसला सिर्फ और सिर्फ ये है कि यहाँ जो जिन्स खुद मुतय्यन करने का हर शख्स को इख्तियार दे दिया गया है। मर्द भी अगर अपनी जिन्स खुद मुतय्यन करेगा, हराम काम करेगा, औरत करेगी, हराम काम करेगी। सवाल पूछ सकती हूँ? जिस्मानी अलामात, और कोर्ट ने क्या किया है, बाकायदा अल्फाज लिखे। मुफ्ती साहब, मेहरब आपसे एक सवाल पूछना चाह रही हैं। मुफ्ती साहब इजाजत दें, अगर मेहरब एक सवाल पूछना चाह रही हैं। मेरा आपसे एक मासूमाना सा सवाल है, अगर आपका आज नादरा का शनाख्ती कार्ड एक्सपायर होता है और आप अपना शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए जाते हैं और वो आपसे पूछते हैं कि जी आपका जिन्स क्या है, आप क्या लिखवाना चाहते हैं, तो आप क्या लिखवाएंगे? मैं जो हूं, जो मुझे कुदरत ने जिस्मानी अलामत पैदाइशी तौर पर दी हैं, मैं शरअन पाबंद हूं कि मैं वही कहूं। हाँ, तो आप क्या लिखवाएंगे? मैंने आप ऑफ कोर्स वहां पे अपना लिबास तो नहीं उतारेंगे ना, आप लिखवाएंगे क्या? आप क्या लिखवाएंगे? जी, मैं अच्छा, एक बात मुझे बता दीजिए, वो मेरा जवाब दे दीजिए। सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी मुझे तो नहीं पता कि आप क्या हैं, मुझे नहीं पता, मैंने आपका शनाख्ती कार्ड नहीं देखा, आप खुद ही बता दें कि आप क्या लिखवाएंगे। जी, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मर्द लिखवाएंगे ना, आप मर्द लिखवाएंगे, वेरी गुड। तो वो आपकी सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी यही हुई, दैट इज व्हाट इट इज। हम भी यही कह रहे हैं कि हम जब नादरा के आगे जाएं, अब मैं खुद को औरत बोलूं
मैं खुद को ट्रांस बोलूं, ख्वाजा सरा बोलूं या फकीर बोलूं, कार्ड मुझे एक्स का ख्वाजा सरा वाला ही मिलेगा, मुझे औरत का कार्ड नहीं मिलेगा। फिर मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि जब ये जो है कि वो लिखवाएंगे और कार्ड उसका बनेगा, तो मसला क्या है? अच्छा मुफ्ती साहब, जो मुझे मसला समझ में आया है, लुब्बे लुबाब आपके सामने रख रहा हूं कि जब कोई शख्स जिस्मानी तौर पर मर्द या औरत पैदा है लेकिन वो अंदर से ट्रांसजेंडर है, उसकी फिजिकलिटी ये डिफाइन नहीं कर रही है कि वो ट्रांसजेंडर है, वो थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसको मालूम पड़ता है कि मैं एक्चुअली ट्रांसजेंडर हूं, उस केस में अगर आप मेल या फीमेल फिजिकलिटी पे लिख देंगे तो वो बंदा तो कंफ्यूज रहेगा, मुश्किलात का शिकार भी होगा। ना सिर्फ मुश्किलात का शिकार रहेगा बल्कि उसकी वजह से भी बेशतर शरई मसले पैदा होते हैं। ख्वाजा सराओं को, मुफ्ती साहब जस्ट अ सेकंड, मैं छोटी सी आपको बात बता दूं, ख्वाजा सराओं के लिए हम लोगों ने सेपरेट स्कूल्स इसीलिए खोले बिकॉज अगर आप उनको लड़कियों के साथ भेज रहे हैं, अगर आप उनको लड़कियों के स्कूल्स के अंदर डाल रहे हैं तो भी हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं, अगर आप उनको लड़कों के स्कूल्स के अंदर डाल रहे हैं तो भी हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं। इसलिए हमने उनके स्कूल सेपरेट बनाए, हमने उनकी बात पब्लिक टॉयलेट सेपरेट करने का हम लोगों ने बोला, हमने बोला हमें पब्लिक टॉयलेट है क्या? मेरा लेट्स सी मुफ्ती साहब क्या कह रहे हैं, मुफ्ती साहब की बात सुन लेते हैं जी। लेकिन ऑन टॉप ऑफ दैट मुफ्ती साहब हमारे पास पहले कहते हैं, मुफ्ती साहब मुझे आपकी एक बात से एतराज में कर लूं, एक सेकंड जल्दी से कंप्लीट करें मेरा एतराज मुझे आपकी बात से ये कि आप एक तरफ कहते हैं कि ख्वाजा सराओं के हकूक सल्ब नहीं होने चाहिए, इनको उनके हकूक मिलने चाहिए, लेकिन साथ में ना ये हमें ख्वाजा सरा का शनाख्ती कार्ड देने के लिए रजामंद है, मर्द या औरत, ना ही हमें मर्द के शनाख्ती कार्ड के ऊपर अपनी तरह से जिंदगी गुजारने के ऊपर रजामंद है। तो फिर आप कौन से हकूक की बात कर रहे हैं? मुफ्ती साहब जी अब मैं अर्ज करता हूं, लेकिन मेरी गुफ्तगू में जरा सा चुप रहिएगा। पहली बात तो ये है कि जब कोई भी फर्द होता है अगर उसके ऊपर जनाना अलामात गालिब होती हैं, मिसाल के तौर पर उसके जिस्मानी एतबार से, सीने के एतबार से अगर उसके ऊपर जनाना अलामात गालिब होती हैं, शरीयत उसको फीमेल तस्वुर करती है, दाढ़ी निकल रही है, इस तरह की बात पूरी होने दें। अगर उसकी मर्दाना अलामात गालिब होती है, शरीयत उसको मुजक्कर नर और मेल तस्वुर करती है। एक नुक्ता तो ये शरीयत का बुनियादी तौर पर समझ लीजिए। दूसरी बात, इस ट्रांसजेंडर एक्ट के अंदर ख्वाजा सराओं का मामला अपनी जगह पर, इस ट्रांसजेंडर एक्ट में जो सबसे बड़ी खराबी है वो ये हर शख्स को, ये आप ख्वाजा सराओं के खिलाफ ना ले जाएं, हर शख्स को अपनी मर्जी से अपनी शनाख्त और जिन्स मुतय्यन करने का इख्तियार दे दिया गया। चुनाचे उसके नतीजे में मर्दों ने नादरा में जाकर बाकायदा तौर पर ये दरखास्तें दी हैं, हम आज बतारीख फलां से अपने आप को औरत तस्वुर करते हैं, लिहाजा हमें फीमेल कार्ड जारी किया जाए। ये दरखास्तें नादरा वालों को बुलाकर हमने जमा की हैं, कलेक्ट की हैं कि कितनी दरखास्तें आई, उन्होंने तस्दीक की है, वो मर्द है, माशरे का उन्होंने डिनाई किया। आप झूठ कह रहे हैं मुफ्ती साहब, मर्द है। मैं आपको रिकॉर्ड पेश करूंगा ना, मैं आपको रिकॉर्ड हम ऑलरेडी इसी प्रोग्राम पे रिकॉर्ड पहले दिखा चुके हैं, शाहजेब खानजादा ऑलरेडी रिकॉर्ड दिखा चुके हैं, आप बार बार झूठ बोली जा रहे हैं। अच्छा फिर आप बात या तो मुझे ना करने दें, अब बताएं कौन किसका हक मार रहा है। बात आप अगर झूठ बोलना आपका हक है तो जाहिर है आपका हक मारा जाएगा। चले चले गुफ्तगू एक तरफ आप बात कह रहे हैं, एक तरफ ये बात कह रहे हैं कि इन्होंने तमाम पाकिस्तानियों को हक दे दिया, तो जब तमाम पाकिस्तानियों को हक दे दिया तो जिन्स ख्वाजा सरा तो ख्वाजा सरा ही करवाएगा ना। चले मैंने कंप्लीट, मुफ्ती साहब जल्दी से कंप्लीट कर लें सर अपनी बात। इन्होंने मुझे तीसरी मर्तबा झूठ कहा है, मेरी तरबियत इस बात की इजाजत नहीं देती है कि मैं मुंह पर इनको कहूं कि तुम झूठी हो। लेकिन आपकी तरबियत आपको झूठ बोलने की इजाजत देती है, झूठा कहने की इजाजत नहीं देती। चले 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 सर ठंडे हो जाए, थोड़े ठंडे हो जाए मुफ्ती साहब। आप बीजेपी के साथ हैं, आप लोग हैं। अच्छा अच्छा, माहौल थोड़ा गर्म हो गया है, हमें शुक्रिया अदा करना पड़ेगा अपने मेहमानों का। मुफ्ती जुबैर साहब थैंक यू सो वेरी मच। मेहरब थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती मेहरब मुइज़ाबान हमारे साथ मौजूद थे। गर्मा गर्मी बढ़ रही है लेकिन हम चाहते हैं, इस डिस्कशन का मकसद ये था कि किसी हम नतीजे पर पहुंचे और ये जो आग लगी हुई है ये कम हो, लेकिन कम होने का नाम नहीं ले रही है। सैडली ट्रांसजेंडर एक्ट के खिलाफ जो शरई कोर्ट का फैसला आ गया है वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होने वाला है, लेकिन ट्रांसजेंडर जो मुझे नजर आ रहा है वो यही है कि वो चाहते हैं कि उनको उनकी पहचान शनाख्ती कार्ड पे दी जाए, न कि सिर्फ जबानी जमा खर्च से, क्योंकि इस वक्त जो नजर आ रहा है इस फैसले के बाद शनाख्ती कार्ड पे मर्द या औरत होगा, जो एक्स पहले लिखा जा रहा था वो नहीं लिखा जाएगा। लेकिन अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा, वहीं से हमें कुछ पॉजिटिव होप्स रखनी चाहिए कि इस मामले को सेटल डाउन कराया जाएगा। अलबत्ता अगर डायलॉग से आपस में बिठा के आप कहेंगे तो ये आग लगी रहेगी, मुझे तो नहीं लगता कि ठंडी होगी जिस तरह की सिचुएशन नजर आ रही है। जब झूठ आ जाए दरमियान में तो फिर अब कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है, ये काफ़ी, ये पूरा प्रोग्राम क्या पूरा दिन लग जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वतन के लिए जान का नजराना पेश करने वाले शहदा के खानदानों को पूरी कौम खिराज अकीदत पेश करती है और आज हम याद करेंगे शहीद लांस नायक मोहम्मद
हमदोन को, जो इंतहाई निडर सिपाही थे जिन्होंने वतन अजीज़ की खातिर शहादत को गले लगाया। लांस नायक मोहम्मद हमदोन ने पाकिस्तान आर्मी की इन्फेंट्री यूनिट में शमूलियत इख्तियार की। लांस नायक मोहम्मद हमदोन 15 अगस्त 2021 को तुर्बत में दहशतगर्दों का मुकाबला करते हुए शहादत के अजीम मर्तबे पर फाइज हुए। शौदा हमारे सरों का ताज है, हमें उन पर फ़ख्र है और खराज अक़ीदत हम पेश करते हैं, उनको सलाम पेश करते हैं, उनके अहले खाना को भी आगे बढ़ेंगे। दुनिया के बेशतर ममालिक में खून अतिया करना इंतहाई ज़रूरी और इंसानी सेहत के लिए लाजमी समझा जाता है। लेटेस्ट रिसर्च कहती है हर 2 महीने पे खून अतिया करना चाहिए, और खून अतिया करने से आपकी बोन मैरो हेल्थ, आपकी हार्ट कार्डियो हेल्थ, आपकी ब्लड प्रेशर का सिस्टम, बहुत फायदे हैं। सैरिश जरूर खून, आपने खून अतिया किया रिसेंटली? मैंने बहुत टाइम पहले किया था, शर्म आनी चाहिए आपको। मैंने नहीं किया। हर 2 महीने किया करें। चलें, मुझे अब मैं बल्कि यही सोच रही थी अभी कि करना चाहिए, मुझे काफ़ी टाइम हो गया नहीं किया। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में कम इल्मी के बायस लोग खून अतिया करने से कतराते हैं, उन्हें डर लगता है पता नहीं क्या हो जाएगा। कोविड के बाद स्केयर वो थोड़ा लोग ज्यादा डरने लगे सुइयों से, हॉस्पिटल से, उस एनवायरनमेंट से। नहीं तो पहले हमें याद है कि लोग रेगुलरली दिया करते थे। कोविड के बाद थोड़ी कमी आ गई डोनेशन। बिल्कुल। आपने कितना अरसा पहले दिया था? मैंने अभी 1 महीना पहले थैलेसीमिया डे पे दिया है। हाँ, थैलेसीमिया, अगर आपको याद हो मैंने दिखाया भी था। ना दिया होता ना तो बिल्कुल ये बात ना करते। टीबी माहिरीन के मुताबिक खून का अतिया करना आपके अपने लिए बेहतर है। जो लोग खून देते हैं उनके जिस्म में खून का निज़ाम बेहतर होता है, उन अफराद के दिल की शरियानों को नुकसान नहीं पहुँचता, शरियानें ब्लॉक होने का खतरा कम होता है, यानी हार्ट स्ट्रोक्स नहीं होते। आसान अल्फाज में ऐसे अफराद में हार्ट अटैक का खतरा 80% तक कम हो सकता है। कितना फायदा इसी पर बात करने के लिए डॉक्टर दुर्रे नाज जो कि सेक्रेटरी हैं सिंध ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी की, इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। डॉक्टर साहब वेलकम टू दुनिया बोले। अच्छा हुआ आप आए, मुझे तो मालूम भी नहीं था कि ऐसी रेगुलेटरी बॉडी है जो सारे ब्लड बैंक्स को मॉनिटर और रेगुलेट कर रही है। क्योंकि कंप्लेंट्स ये आ रही थी थैलेसीमिया पेशेंट्स की तरफ से कि जो उनको ब्लड लगाया जा रहा था उसकी प्रॉपर क्लियरेंस और उसकी जो प्रोसेसेस होते हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं किसी को लगाने से, डायलिसिस से पहले, वो नहीं किए जाते हैं और सरकारी अस्पताल ऐसे लगा देते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि ऐसी रेगुलेटरी बॉडी हो जो इन सारे ब्लड बैंक्स को मॉनिटर करे और इन सारे कामों को देखे। आप बताइए परफॉर्मेंस कैसी जा रही है आपके इदारे की? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, पहले से कंपैरेटिवली एज यू वर टेलिंग सो अबाउट वॉलंटरी ब्लड डोनेशन का, तो उसके साथ साथ रेगुलेटरी अथॉरिटी का काम जो है वो पहले से काफ़ी बेहतर हुआ है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ आप जैसे आपने बोला गवर्नमेंट सेक्टर के हॉस्पिटल्स। तो अभी हमारे जो गवर्नमेंट सेक्टर के हॉस्पिटल्स हैं उसमें हमने रिसेंटली 4 RBCs रीजनल ब्लड सेंटर्स हैं जो कि डिविजनल लेवल पे हैं। वन इज़ इन सक्खर, नवाबशाह, जामशोरो एंड कराची। दैट वाज इन फेज़ 1। फेज़ 2 में इंशाल्लाह, बिकॉज कराची इज़ यू नो ऑलमोस्ट अ कंट्री, जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया से बड़ा है जी। फेज़ 2 में हम इंशाल्लाह 3 और RBCs जिसमें JPMC होगा, डाओ होगा एंड सिविल हॉस्पिटल। तो डॉक्टर साहब जैसे कि अभी तला ने बात की कि इस तरह की अथॉरिटी का मुझे भी इल्म नहीं था कि ऐसी कोई अथॉरिटी भी एग्जिस्ट करती है। तो ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी काम कैसे करती है? आप लोगों की सर्विसेज क्या होती हैं? किस तरह आप लोग ख्याल रखते हैं? जी, मैं आपको इसका बताती हूँ। ये अथॉरिटी तो इज सिंस 90s, लास्ट लाइक 96-97 में काम करना हमने शुरू किया। अथॉरिटी इज जस्ट बिकॉज वी आर डूइंग ऑल द एक्टिविटीज़ इन लाइन विद एन एक्ट। एक एक्ट पास हुआ था जो कि अभी पहले से चलता रहा था, लेकिन 2017 में आके जो है वो इंडोर्स हो गया बाय असेंबली। तो उसके थ्रू हम लोग जो है वो काम कर रहे हैं। हमारे जितने भी SOPs होते हैं फॉर सुपरविजन मॉनिटरिंग, दोज आर इन लाइन विद WHO गाइडलाइंस जो ग्लोबली हो रहा होता है। उसमें सारे प्रोसेसेस होते हैं कि ब्लड बैंक का जो है वो एरिया कितना होना चाहिए, उसकी कंपोजिशन किस तरह होनी चाहिए, वहाँ पे HR जो है वो टेक्निकल कितना होना चाहिए, पैथोलॉजिस्ट या हेमेटोलॉजिस्ट के होने की क्या ज़रूरत है, बिकॉज दिस इज़ वेरी स्पेसिफिक फील्ड। ऑल्दो आई एम अ डॉक्टर माई सेल्फ। कितना मतलब प्रिपेयर होते हैं, क्योंकि आम तौर पे कोई अल्लाह ना करे ऐसी आफत आ जाए या फिर कोई ऐसा बड़ा सानिया पेश आ जाए तो अक्सर हम देखते हैं कि खून के अतिये की अपील जगह जगह कर दी जाती है। तो क्या हम लोग किसी इस तरह के वाक़े से होने से पहले क्या प्रिपेयर नहीं होते कि हमें उस वक्त एकदम अशद ज़रूरत होती है? सोशल मीडिया पर मैसेजेस चल रहे होते हैं, टेलीविजन पर चल रहे होते हैं कि भाई कुछ ना कुछ किया जाए, लोग परेशान होते हैं। इस परेशानी से बचने के लिए क्या किया जाए? नहीं, मैं आपको इसमें थोड़ा सा करेक्ट करती चलूँ कि ये हमारा दिस इज़ वन ऑफ आवर क्राइटेरिया कि हम ज़रूर करते हैं। इवन मैं आपको बताऊँ कि कभी कभी तो गॉड फॉरबिड कोई ऐसा डिज़ास्टर आ जाता है जिसमें ये अपीलें और सारा कुछ होता है। अदरवाइज़ फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि क्रिकेट मैचेस भी हो रहे होते हैं ना, तो वी प्रिज्यूम और अज्यूम कि गॉड फॉरबिड वहाँ पे कुछ हो ना जाए स्टेडियम में या उसके आसपास कुछ ना हो जाए। तो हमारा यही उसूल होता है कि उससे पहले हम
जो है वो सारे ब्लड बैंक्स अक्रॉस कराची या स्पेशली नेशनल स्टेडियम के आसपास वाले आगा खान है, लियाकत नेशनल है, इन सबको हम पहले से अलर्ट पे रखते हैं। हम उनसे इन्वेंट्रीज अपने पास मंगाते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप डेवलप हो जाते हैं कि गॉड फॉरबिड कहीं पे भी कोई चीज़ हो तो थ्रू दैट व्हाट्सएप ग्रुप और ईमेल्स हम बता सकें कि फ़लाँ ब्लड ग्रुप की नीड है और कहाँ पे नीड है। इन द सेम वे मुहर्रम से पहले हमारा होता है, तब भी हम सारे प्रोविंस को जो है अलर्ट पे कर देते हैं कि जितना जितना आपके पास इस वक्त इन्वेंट्री है, कौन कौन से ब्लड ग्रुप कितनी कितनी तादाद में है, वो हमें बता दें। रमज़ान से पहले भी, जैसे आपने थैलेसीमिया का जिक्र किया, थैलेसीमिया के बच्चों को जो है रेगुलरली नीड होती है। डिज़ास्टर्स में या मैं किसी सर्जरी के लिए जा रही हूँ और मुझे नीड है तो दैट्स वंस इन अ वाइल। एक आखिरी सवाल फिर तला थैलेसीमिया को रेगुलरली नीड होती है, कंप्लीट योर थिंग। तो फिर आप क्या हेल्प करते हैं उन्हें वो ब्लड हासिल करने में? जी बिल्कुल, वो तो सारे थैलेसीमिया सेंटर्स के अंदर जो है एक ब्लड बैंक अलग से होता है। फिर जैसे मैंने आपको रीजनल ब्लड सेंटर्स का बताया, वहाँ पे हमारा बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री होती है, बहुत लॉट होता है, उनको हमने कनेक्ट करवा दिया है फ्रॉम गवर्नमेंट साइड टू ऑल द थैलेसीमिया सेंटर्स। डू यू थिंक कि हमारी जो डिमांड है डॉक्टर उससे ज़्यादा सप्लाई है हमारे पास? क्योंकि लास्ट टाइम आई विजिटेड सैलानी का जो बड़ा खूबसूरत और उन्होंने बेहतरीन टेक्नोलॉजी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ थैलेसीमिया सेंटर बनाया, 650 पेशेंट उनके पास थे। तो मुझे उस वक्त रियलाइज़ हुआ कि उनके पास खून की कमी थी तकरीबन, अब 650 पेशेंट है तो 650 बैग उनको हर महीने चाहिए ही चाहिए मिनिमम। तो वो खुद से डोनर ड्राइव्स कर रहे होते हैं, खुद से अपने दोस्तों को बुला रहे होते हैं। अपील भी करता हूँ कि आप भी जाके वहाँ पे खून का अतिया ज़रूर दें, बहुत अच्छा है, सदका जारिया है। लेकिन मुझे ये इंप्रेशन मिला कि कोई सपोर्ट फ्रेमवर्क नहीं है उनको ब्लड प्रोवाइड करने के लिए। उनको अपनी मदद आपके तहत जाके खून लोगों से लेना है। नहीं, मुझे बताइए इस फ्रेमवर्क के बारे में। मैं आपको बताती हूँ फ्रेमवर्क इस देश के, जैसा मैंने आपको अपने लिए बताया कि हमारे सर्टेन क्राइटेरियाज हैं। इन द सेम वे थैलेसीमिया सेंटर का ये क्राइटेरिया खुद उनका अपना एक कंपोनेंट होना चाहिए ब्लड डोनेशन ड्राइव्स का। वो लोग कर भी रहे होते हैं हमारे यूनिवर्सिटीज़ में, हमारे जो है ये फैक्ट्री के जो हमारे वर्कर्स होते हैं वहाँ पे, इस तरह से ये लोग करें। हम बल्कि मैं अपने घर पे भी करती हूँ वंस इन अ वाइल कि मेरे बच्चे, मेरे जो रिलेटिव्स हैं, मेरे फ्रेंड्स, मेरे बच्चों के फ्रेंड्स, दे यूज टू कम और हम वहाँ पे ब्लड डोनेशन ड्राइव हो रही होती है। दूसरा, जैसे आपने बताया, वो कमी इसलिए होती है कि हर किसी का अपना अपना स्पेसिफिक ब्लड ग्रुप है। फिर थैलेसीमिया के बच्चों का इसलिए होता है कि जैसे पहले भी मैंने जिक्र किया कि उनको रेगुलरली ट्रांसफ्यूजन्स होती हैं, जिसमें कुछ बच्चों के अंदर जो है उस अपने ब्लड ग्रुप के अगेंस्ट भी एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं। वो नेगेटिव पेशेंट्स भी मुझे मिले थे। हाँ, वी नीड टू बी वेरी कॉशियस अबाउट देम। उसमें फिर आप सैलानी का जिक्र कर रहे हैं, सैलानी को तो मैंने बहुत अरसा हुए रीजनल ब्लड सेंटर कराची जो हमारा है उसके साथ हमने उसका जो है एक छोटा सा MOU कराया हुआ है। एवरी वीक दे यूज टू टेक अराउंड 18 to 20 बच्चे, वो अपनी एक नर्स भी साथ कर देते हैं, वो गाड़ी में बिठा के उनको ले जाते हैं कतर हॉस्पिटल। वहाँ पे 2 रूम्स उनको दिए हुए हैं, वहाँ पे बच्चों को ट्रांसफ्यूजन होती है एक चीज़ और वापस आ जाते हैं। अच्छा, मैंने ये भी अक्सर देखा है कि जब हॉस्पिटल में अल्लाह ना करे कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन पैदा होती है और हमें ब्लड की ज़रूरत होती है, तो ब्लड जो हमारा ग्रुप है उससे लिंक, मतलब उस तरह का हमें ब्लड तो मिल जाता है, लेकिन साथ में ये भी उन्होंने एक कंडीशन रखी होती है कि आप अपनी फैमिली में से किसी को बोले कि वो ब्लड की बैग देंगे तो फिर आपको ब्लड मिलेगा। ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि हमारे पास वॉलंटरी ब्लड डोनेशन इतना ज़्यादा नहीं है जो कि होना चाहिए। तलहा ने जिक्र किया कि पहले ज़्यादा होता था, लेकिन कोविड ने लोगों को डरा दिया। नहीं, आई मस्ट करेक्ट यू कि पहले से हमने इम्प्रूव किया है। इट वाज 7 to 8% ऑल टुगेदर। अभी रीजनल ब्लड सेंटर्स के बाद ना, जब लोगों को पता चलता है कि रीजनल ब्लड सेंटर्स के बाद और थैलेसीमिया के सेंटर और ज़्यादा हो गए हैं। इस वक्त हमारे पास माशाल्लाह सारे सिंध में 26 थैलेसीमिया सेंटर्स हैं। उसके बाद जो है ना, अब लोगों में फिर भी कुछ शऊर आ रहा है, दे आर कमिंग अप विद दिस कि हम देना चाहते हैं। तो अब हम 7 to 8% से अभी हम 11 to 12% तक पहले ऑफिस में भी होता था कि कैंप्स लगते थे, अब ऑफिस में कम हो गया। डॉक्टर साहब, मुझे मालूम है आपके बच्चे हैं। जी शायद बच्चों के बच्चे भी होने वाले हैं। नहीं, वो अभी इंशाल्लाह अल्लाह दे आपको वो दिन। अच्छा, कितना जरूरी है कि हम अपनी आने वाली जनरेशन में ये ट्रांसफर करें कि दिस इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी।
न सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है सोसाइटी की तरफ, आपकी जिम्मेदारी है अपने जिस्म की तरफ। अगर आप खून डोनेट नहीं करते हैं, मेरा उन्होंने टेस्ट किया आपका होम्योग्लोबिन बहुत ज्यादा है, आपको तो ब्लड डोनेट करना चाहिए फौरन से, उससे उसके लेवल सही हो जाएंगे। हमें ये रियलाइज ही नहीं हुआ है कि कितना हेल्दी है ब्लड डोनेट करना, और हम अभी तक उसी पत्थर के दौर में। एग्जैक्टली, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, ऐसे ही है। और ये अवेयरनेस जो है ना वाकई लोगों में बहुत कम है, बहुत कम है। मैं आपको बताऊं कि पढ़े लिखे लोग, जैसे मैं अपने बच्चों के लिए तो मैंने आपको बोला कि वो देखते हैं मामा भी इसी में, मैं खुद भी ब्लड डोनेट करती हूँ, तो वो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी आ जाते हैं। लेकिन मैं अपनी ही फैमिली में अगर किसी को बोलती हूँ, पिछले दिनों मेरे एक नेफ्यू का कुछ सर्जरी हो रही थी, उसका 16 था हीमोग्लोबिन, तो मैंने उसको बोला तुम्हारा तो बहुत अच्छा है, तुम अभी सर्जरी के फेज से मेरा 12 तक तो तुम आके 12.5 इज आवर क्राइटेरिया। सो अवेयरनेस कैंपेन इज द बिगेस्ट चैलेंज डॉक्टर साहब, अवेयरनेस कैंपेन इज अ बिगेस्ट चैलेंज। मैं आपको बोलूंगी कि आप जो है ना, अगर रोज ना भी सही, माशाल्लाह आपका तो रोज प्रोग्राम हो रहा होता है, आप हफ्ते में एक दफा भी जो है ना, बिकॉज हमारे प्रोग्राम के कह रहे हैं कि महंगाई बहुत हो गई है तो हम ब्लड दे देंगे तो बनेगा कैसे, कीमा खाना पड़ेगा। माशाल्लाह से शर्जील इनाम मेमन साहब बड़े एक्टिव हैं और उनकी बड़ी प्रेजेंस है मीडिया में, और वो बड़ी एड्स भी चला रहे होते हैं अपने प्रोजेक्ट्स, अपने अचीवमेंट्स के ऊपर। मैं कहता पब्लिक अवेयरनेस मैसेज भी एक उनकी तरफ से चल जाए तो क्या बात हो जाए। आई एम श्योर इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ये अपनी लोगों को बताना चाहेगा कितना इंपॉर्टेंट है ब्लड डोनेट करना। लेकिन लोगों को ये भी बता देंगे महंगाई बिल्कुल है तो खून बन जाता है, हम खा लेते हैं, बहुत अच्छा बनता है, फ्री में बनता है और अच्छा बनता है, बीमारियां खत्म होती हैं। इवन इन हजामा हम देखते हैं कि गंदा खून निकल रहा होता है, तो यह हजामा भी बहुत जरूरी है, ब्लड डोनेट करने बहुत। डॉक्टर साहब एनी लास्ट वर्ड्स? बस जी मैं दोबारा से यही पैगाम देना चाहूँगी, अभी जून में हमारा वर्ल्ड ब्लड डोनर डे होता है, उस पर तो हमारा पैगाम होता ही होता है, बट अदरवाइज भी वी शुड नॉट वेट फॉर दिस कि कोई डे आए और हम पैगाम दें। एवरी 2 मंथ डॉक्टर? नो 3 months इज द एक्चुअल क्राइटेरिया। लेकिन जैसे आपका माशाल्लाह आपने बताया बहुत अच्छा हीमोग्लोबिन है, तो आप जो है वो 2-2.5 महीने में भी आपका 12.5 से ऊपर होगा हीमोग्लोबिन। वो मेरा 14-15 आया था। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो, इट्स अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। लेकिन मैं सिर्फ यही अपील करूंगा, खून का अतिया जरूर दें, आपकी जिस्म के लिए बहुत जरूरी है, आपकी सोसाइटी के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं दे रहे हैं तो आप गुनाह कर रहे हैं। खून दें, खून चूसे मत, ब्रेक लेते हैं। That didn't sound right. आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, पूरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाज़रीन। वर्ल्ड कप में शिरकत के हवाले से पाकिस्तानी ऑलराउंडर स्टार शाहिद खान आफरीदी के बयान के बाद सूरत हाल कुछ दिलचस्प बन गई है, और नजम सेठी ने जवाब देते हुए कहा है कि पाकिस्तान का भारत में खेलना उनकी या शाहिद आफरीदी की ख्वाहिश पर मबनी नहीं है, बल्कि दोनों ममालिक की हुकूमतों पर मबनी है। तला बात तो ठीक है। यकीनन यकीनन यही वजह है कि क्रिकेट में पॉलिटिक्स भी है और क्रिकेट में डिप्लोमेसी की भी टर्म हमेशा यूज़ की जाती है। लेकिन सोचने की ज़रूरत यह है कि इस वक्त सर पे एशिया कप भी है, इस वक्त सर पे वर्ल्ड कप भी है। इससे पहले शाहिद आफरीदी की एशिया कप के पाकिस्तान में इनेकाद के ऊपर भी हमने कमेंट्स देखे थे, और एक्सपर्ट्स का यही कहना है कि ये अब एशिया कप पाकिस्तान से बाहर होता हुआ नजर आ रहा है। कुछ मैचेस पाकिस्तान में होंगे, कुछ दुबई में होंगे, लेकिन ऑफ कोर्स आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को बहुत सारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स, इंडियन क्रिकेट काउंसिल भी कहते हैं कि इंडिया का असर और रसूख आईसीसी में बहुत ज़्यादा है, इसलिए फैसले उनके हक में आएंगे। हमारी डिप्लोमेसी, हमारा पीसीबी वो लॉबिंग नहीं कर सकता जो इंडिया करता है, क्योंकि इंडिया के पास पैसा बहुत है, स्पॉन्सर बहुत है, उन्हीं की चलती है, इसके पास पैसा होता है और हमारे पास वो है नहीं, इसीलिए हमारी चलती नहीं है। और इंडिया की लॉबिंग कहाँ, हमारी लॉबिंग। इस वक्त क्रिकेट एक्सपर्ट सुहेब अलवी साहब ने हमें ज्वाइन किया। सुहेब साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सुहेब साहब कहिएगा, कुछ क्रिकेट एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि भाई असूली मौके पर डटे रहो, कोई ज़रूरत नहीं है बात मानने की, और दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि आपने नजम सेठी का जवाब सुना है, वो ये कह रहे हैं कि मेरी या किसी की ख्वाहिश पर डिपेंड नहीं करता, ये हुकूमतों पर डिपेंड करता है। आपकी राय क्या है? ये इन्होंने नजम सेठी ने कहते हैं ना कि एक बाउंसर को वेल प्लेड किया है, क्योंकि इंडिया पिछले 20 साल से यही कहता आ रहा है कि ये बीसीसीआई का फैसला नहीं है पाकिस्तान से क्रिकेट नहीं खेलने का, ये भारतीय गवर्नमेंट का फैसला है कि भारत की टीम जो है वो पाकिस्तान नहीं आएगी खेलने। और वर्ल्ड कप क्योंकि एक न्यूट्रल ऑर्गेनाइज करता है, आईसीसी करता है, एशिया कप क्योंकि एक न्यूट्रल ऑर्गेनाइजेशन करता है, तो वहाँ वो मैच खेल लेते हैं न्यूट्रल ग्राउंड्स पे। तो ये बड़े अरसे बाद एक इम्तिहान हो रहा है। 2016 में पाकिस्तान गया था भारत एशिया कप खेलने, और या वर्ल्ड कप था, मुझे इसका ख्याल नहीं आ रहा। और अब
2023 में वो वक्त आ गया है कि पाकिस्तान भारत जाए। तो आई थिंक नजम सेठी हैज प्लेड इट वेल, ताकि आईसीसी भी अगर पाकिस्तान किसी वजह से नहीं जाता है तो वो ये कहेंगे जो बीसीसीआई आईसीसी से कहता रहा है वही चीज हम पीसीबी आईसीसी से कह रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट इजाजत नहीं दे रही कि हमारी टीम वहां सिक्योर नहीं है। फैसला हुकूमतों ने करना है। तो अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा कि ये जो असूली मौके पर डटने की बात है उस पर आप क्या समझते हैं? क्या हम इस काबिल हैं कि असूली मौके पर डट जाएं? क्योंकि फिर दूसरे प्रॉब्लम्स भी शुरू हो जाते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज और फिर दीगर मसाइल भी, तनकीद, ये वो सब कुछ। फिर हमें ये भी डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे लिए दरवाजे बंद कर दिए जाएं, कुछ ऐसा हो जाए। देखिए, उसूल का बाय डेफिनेशन मतलब ये है कि जो भी उसके कॉन्सिक्वेंसेस हों उससे आपको डरना नहीं चाहिए, तो फिर वो उसूल होता है। तो या तो हम उसूल पे डटेंगे या हम कॉम्प्रोमाइज करेंगे। ये नहीं हो सकता कि हम उसूल के ऊपर रहते हुए और कुछ कॉम्प्रोमाइज कर जाएं। तो पाकिस्तान ने ये देखना होगा कि ये उसूल कितना कीमती है। फॉर इंस्टेंस, इससे क्या पॉलिटिकल अपहीवल होगा, क्या पाकिस्तान की तरफ सिंपैथी आएगी, क्या पाकिस्तान का व्यू पॉइंट देखा जाएगा? ये सितंबर के बाद या अगस्त जब भी ये फैसला करना होगा, पाकिस्तान गवर्नमेंट ये देखेगी। देखिए, अभी G20 समिट हो रही थी इंडियन हेल्थ कश्मीर में, और सऊदी अरेबिया, चाइना, टर्की, इन सब ने कह दिया कि हम नहीं अटेंड करेंगे। ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी एक फॉरेन अफेयर्स की जीत है और एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है। सो अगर नियर द वर्ल्ड कप पाकिस्तान देखता है कि जो आईसीसी की जो क्रिकेट प्लेइंग कंट्रीज हैं, देखिए वक्त बदलते ज्यादा टाइम नहीं लगता। कभी इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट एकदम से इंडिया से किसी बात पे नाराज हो सकती है, तो वो अपने क्रिकेट बोर्ड्स के ऊपर, ऑल्दो वो इंडिपेंडेंट है, इम्प्लाई कर सकती है कि यार पाकिस्तान के ऊपर हाथ हल्का रखना। अच्छा, दरमियान में हमने गौर शुरू किया था दुबई के हवाले से, लेकिन उस पर भारत ने इनकार कर दिया। उसकी वजह ये बताई गई कि फेवरेबल कंडीशंस हैं दुबई की पाकिस्तान के लिए, इसलिए भारत ने मना कर दिया है। तो सिर्फ यही वजह थी या कोई और वजह भी थी? नहीं, देखिए, एक तो अभी भारत ने पूरी तरह मना नहीं किया है। अभी जो नजम सेठी साहब ने जो लेटेस्ट कम्युनिकेट किया है हम सबको, वो ये है कि अभी हाइब्रिड मॉडल इज स्टिल अलाइव। और उससे मुझे लगता है, मैंने ये कहा था कि मुझे नहीं लगता ये एशिया कप पाकिस्तान में होगा, लेकिन आई टेक माय वर्ड्स बैक आफ्टर व्हाट नजम सेठी हैज सेड कि देखिए अभी हाइब्रिड मॉडल इसलिए अलाइव रखता है कि इंडिया ने कहा है पाकिस्तान से कि अच्छा तुम ये बताओ कि तुम आओगे हमारे वर्ल्ड कप खेलने या नहीं। दैट मींस उनके जहन में है। दूसरी बात ये है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने जरा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ साइड ली है कि नहीं यार, ये यहाँ होना चाहिए, पाकिस्तान में होना चाहिए, चाहे आधा हो। और तो इसलिए अब रह गया है, जो नजम सेठी साहब ने बिल्कुल सही एक बात कही है कि पहले तो ये मानो कि हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्टेबल है या नहीं है, हम हाफ वे जाके तुम्हें एकोमोडेट कर रहे हैं। उसके बाद फैसला होगा कि ये यूएई में होगा या श्रीलंका में होगा। नजम सेठी साहब ने एक बड़ा रेडिकल आइडिया दिया है कि इसको इंग्लैंड में कर लो, क्योंकि वहाँ पाकिस्तानी और इंडियन क्राउड बहुत है, बांग्लादेशी, श्रीलंकन, तो वहाँ के स्टेडियम्स बच जाएंगे और गेट मनी पाकिस्तान को मिलेगा बीइंग द होस्ट कंट्री। तो इसलिए एनीथिंग इज पॉसिबल राइट नाउ, बट हाइब्रिड मॉडल इज नॉट आउट ऑफ द क्वेश्चन, यूएई इज नॉट आउट ऑफ द क्वेश्चन। लेकिन जो मिसालें दी जा रही हैं वो T20 मैचेस की दी जा रही हैं जो रात के 9 बजे शुरू होते थे। ये 50 ओवर मैचेस हैं, तो दिन में शुरू होंगे, तो जाहिर बात है क्लाइमेट विल हैव एन इफेक्ट, लेकिन दोनों टीम्स के लिए अप्लाई होगा। अलवी साहब, मेरा एक नजरिया है, आई कैन बी रॉन्ग, प्लीज करेक्ट मी इफ यू डिसएग्री विद मी। मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स, सियासत क्रिकेट पे बड़ी असरअंदाज होती है, और सियासी अदम इस्तेहकाम से क्रिकेट के अंदर भी अदम इस्तेहकाम पैदा होता है। वजह यह है कि जब भी कोई नया वजीर आजम आता है वो पीसीबी का एक नया चीफ लगा देता है। क्या आप अग्री करेंगे इस बात से? एब्सोल्युटली, और ये हर स्पोर्ट में 1976 के बाद जो मॉन्ट्रियल ओलंपिक्स थे उसमें अफ्रीकन कंट्रीज, रशिया ने बॉयकॉट किया था। 1980 में जाके अमेरिका और उसके एलाइज ने मॉस्को ओलंपिक्स बॉयकॉट किए। ये तो सिर्फ पाकिस्तान की हद तक नहीं है, पाकिस्तान इंडिया तो सारी दुनिया में पॉलिटिक्स जो है वो स्पोर्ट को इस्तेमाल करती है अपने मकासद के लिए, और पाकिस्तान में तो हर ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिटिक्स है, तो वो तो गवर्नमेंट भी कूद जाती है बीच में, जहाँ पे पॉलिटिक्स नहीं की हो वहां जाके शुरू कर देती है। तो ये तो हमारी आदत है पॉलिटिक्स करना, और लेकिन ये ग्लोबल लेवल के ऊपर स्पोर्ट हैज बीन यूज्ड एज पॉलिटिक्स। और आप ये देखें ना कि अभी जब रशिया यूक्रेन की जंग हुई तो रशियन टेनिस प्लेयर्स वर नॉट अलाउड टू प्ले इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स, जबकि वो इंडिपेंडेंट बॉडी थी।
ये सारी दुनिया में होता है, इट्स नथिंग टू डू विद इंडिया पाकिस्तान। तो अभी फिलहाल आपको क्या नजर आ रहा है, एशिया कप फिर कहाँ होने जा रहा है आपकी राय में, आपको क्या महसूस होता है? मुझे लगता है ये हाइब्रिड मॉडल होगा और चांसेस हैं ये यूएई में मैचेस हो जाएंगे। बहुत तीर मारा तो इंग्लैंड में हो जाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फॉर सम रीजन अड़ा हुआ है कि श्रीलंका में नहीं होगा। चलिए, आपकी ये राय है कि यूएई में आप खोता देख रहे हैं इसको, और मुझे राय नहीं है, मैं सोच रहा हूँ कि कॉम्प्रोमाइज यही होगा, बिकॉज वो जो कंडीशंस है ना, प्लेइंग कंडीशंस, वो पाकिस्तान से मिलती जुलती हैं, एशिया से मिलती जुलती हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इंडिया सब यूएई की कंडीशंस में कंडीशंस पाकिस्तान से मिलती जुलती लगती हैं, इसलिए आप कह रहे हैं कि यूएई वाला जो वो बेहतर हो सकता है। बहुत शुक्रिया आपका सुहेब साहब। और अब यही सवाल सहरिश पूछेंगी सितारों की एक्सपर्ट सारा कासमी से। सारा, आप बता दें एशिया कप कहाँ होने जा रहा है? अस्सलाम वालेकुम। मैंने कैलकुलेशन नहीं की अभी मैच के बारे में, तो आई कांट से मच अबाउट इट, बट सितंबर इज अ सूटेबल मंथ, तो अगर पाकिस्तान में भी होना चाहे तो हो सकता है, इफ नॉट देन यूएई इज अ गुड ऑप्शन। सही, आज तलहा के पास बहुत सारे सवाल आते हैं आपसे पूछने, हॉरोस्कोप्स पूछ लेते हैं सारा से। अब मुझे बताइएगा, हाँ, सितारे क्या कह रहे हैं आज? शुरू से स्कॉर्पियो से स्टार्ट करूं आपके उससे, या एरीज से? हाँ, जैसे आपका दिल चाहे। At your convenience. अच्छा, चले हम लोग पहले फर्स्ट स्कॉर्पियो स्टार्ट करते हैं, देन विल गो बैक टू एरीज। स्कॉर्पियो के लिए देखिए नेक्स्ट कमिंग वीक विल बी गुड फॉर लाइक शॉर्ट ट्रैवल्स एंड एवरीथिंग, तो वीकेंड पे ट्रैवल कर सकते हैं टू अनवाइंड, टू गेट सम रेस्ट एंड एवरीथिंग। मगर कुछ मेजर चेंजेस भी आने वाले, तो यू हैव टू वर्क ऑन दैट एज वेल। अपनी एनर्जी को एक्सर्ट करने के लिए या तो कोई जिम ज्वाइन करें या वॉक के लिए जाएं, जो भी आपको एक थोड़ा सा एक होता है ना पीस ऑफ माइंड दे, दैट विल बी वेरी गुड। अगर आपका जो सन साइंस है जो मैं बता रही हूँ, हालांकि जो हम सिड्रल और वैदिक एस्ट्रोलॉजी करते हैं, इट इज ट्रू योर मून साइन एंड असेंडेंट। सम नेक्स्ट शो में मैं आपको पूरा डिटेल में जरूर बताऊंगी इसके बारे में, सो दैट पीपल आल्सो गेट टू नो कि जो हम लोग एस्ट्रोलॉजी में जो ये हम वीकली जो बताते हैं ये चीजें, इज जस्ट द फर्स्ट लेयर ऑफ एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि ये काफी जनरल होती है। व्हेन वी गो टू द स्पेसिफिक वन, तो वो असेंडेंट और मून साइन से होती है। असेंडेंट इज हाउ पीपल सी यू, हाउ द आउटर वर्ल्ड सी यू। मून साइन इज योर इमोशंस, योर रिएक्शंस, हाउ यू रिएक्ट टू सर्टेन सिचुएशंस एंड एवरीथिंग। तभी हम देखते हैं कि आज 2 दिन तक जैसे अच्छा मूड होता है, 2 दिन के बाद हमारा मूड थोड़ा सा ऑफ हो जाता है। तो ये सारे 2.5 दिन 54 आवर्स का एक ट्रांसिट होता है मून का, विच अफेक्ट्स आवर लाइक रिएक्शंस, आवर मूड्स एंड एवरीथिंग। तो ये सारी चीजें हैं जो मिलके एस्ट्रोलॉजी को एक वो बनाती हैं, दैट पीपल कैन टेक एडवांटेज ऑफ इट। इट्स नॉट समथिंग गैप का इल्म, नथिंग, इट्स जस्ट दैट हमने स्टडी किया हुआ है, एंड ये उसके हेल्प से आपको एक गाइडिंग लाइन मिल जाती है, नथिंग मोर नथिंग लेस देन दैट। एरीज से अब स्टार्ट करते हैं, तो एरीज को जरा ख्याल रखना पड़ेगा 3 चीजों का। एक तो वो अपनी मदर की हेल्थ का जरा थोड़ा सा ख्याल रखें, दूसरा ये है कि वो इन्वेस्ट ना करें कहीं प्रॉपर्टी में, दैट कुड बी लाइक थोड़ा सा होता है ना कि कुछ उनको लगे कि इट्स अ गुड कैच, बट दे वोंट बी एबल टू गेट अ गुड, एक होता है ना कि एक डील अच्छी ना मिले उनको, तो उसमें जरा ख्याल रखें। और रेस्टलेसनेस थोड़ी रहेगी, तो जस्ट वर्क ऑन दैट। टॉरस के लिए दूसरी चीज ये है कि फाइनेंशियली इट विल बी अ वेरी गुड साइन, क्योंकि ये 3rd हाउस में ट्रैवल कर रहा है, उनके फाइनेंसेस एंड एवरीथिंग, तो दैट विल बी वेरी गुड। फैमिली से सपोर्ट मिलेगा एंड एवरीथिंग, तो दैट विल बी अ पॉजिटिव थिंग फॉर टॉरस दिस वीक। जरा थोड़ा सा खाने का ख्याल रखें कि ओवर इंडल्जेंस इज बैड फॉर एवरीवन, तो जरा थोड़ा सा ख्याल रखें उसमें। अगर हम जेमिनाई के लिए जाते हैं, तो जेमिनाई के लिए थोड़ा सा प्रोक्रेस्टिनेट कर सकते हैं, लेजीनेस हो सकती है काम में, थोड़ा सा अचीव ना कर सके अपने डेडलाइंस, तो अभी से ही थोड़ा वर्क ऑन शुरू करें ताकि डेडलाइन तक बात ना पहुंचे, तो दैट विल बी अ गुड, इनका जो एक इम्पैक्ट पड़ेगा एट वर्क प्लेस विल बी गुड। कैंसर के बारे में अगर हम बात करें, तो इट विल बी गुड फॉर देम टू इन्वेस्ट कहीं पे भी अगर करना चाहते हैं वो करें, बट स्पेंडिंग थोड़ा सा ख्याल में रखें कि कहाँ पर वो करें। इन्वेस्टिंग अच्छी तो होगी, पर ट्रैवलिंग और छोटे मोटे एक्सपेंसेस थोड़े ज्यादा बढ़ जाएंगे, तो दे नीड टू बी केयरफुल इन टर्म्स ऑफ दैट। लियो की अगर हम बात करें, तो जरा सा अपने फ्रेंड्स जो सर्कल है उसका जरा थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा। दैट कुड बी कि समवन, जस्ट यू हैव टू वॉच योर बैक एक्चुअली, क्योंकि ना कुछ ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जो अपने अंदर ग्रजेस रखते हैं काफी अरसे तक, तो वो जरा थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है, थोड़ा सा रुकावट का बायस बन सकता है, आपको पीस ऑफ माइंड जरा आपका डिस्टर्ब हो सकता है ड्यू टू दैट, तो उसका जरा थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। और फैमिली से थोड़ा डिस्टेंस हो सकता है, तो इस आइसोलेशन को ये करें कि उसको रीइवैल्यूएट करने के लिए यूज करें, तो दैट विल बी अ गुड थिंग। We're coming to Virgo, just try to stay away from any legal or court case for now this week, because it won't be suitable. थोड़ा सा ups and downs face कर सकते हैं अगर वो legal किसी उसमें जाते हैं, तो try to seek a proper
advice from a professional rather than consulting with anyone who's not a professional, तो वो जरा थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, वो जरा ख्याल रखें। लिब्रा के लिए जरा फाइनेंसेस थोड़े से ब्लॉक्ड होते हुए नजर आ रहे हैं, तो दी नीड टू कंट्रोल द एक्स्ट्रा जो मनी स्पेंडिंग हो रही है उसको भी जरा थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा, और अपने रिलेशनशिप को भी लेकर, क्योंकि ये पूरा 1-1.5 साल से ही एक बहुत क्योटिक सिचुएशन बना हुआ है फॉर लिब्रा पीपल, सो दे नीड टू टेक केयर ऑफ दैट एज वेल। स्कॉर्पियो की बात करें हम तो वही मैंने बोला कि एक्सर्ट एनर्जी एंड एवरीथिंग, हमने बोला लाइक मैंने उसको पहले से बता दिया था। देन जो सेजिटेरियस है उनके लिए जरा थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा कि दे शुड स्पेंड सम टाइम ऑन देयर सेल्फ, जरा थोड़ा सा अपने ऊपर स्पेंड करें, रीवैल्यूएट करें अपने डिसीजंस को, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जो भी अभी सिचुएशन चल रही है उनकी पर्सनल लाइफ में वो जरा एंड हो सकती है एट अ बैड नोट। तो अगर वो नहीं चाहते हैं तो जस्ट ट्राई टू टेक अ स्टेप बैक एंड टेक सम टाइम टू ना फाइनलाइज थिंग्स, कोई भी जल्दबाजी में डिसीजन ना लें। कमिंग टू कैप्रिकॉर्न को दे नीड टू ऑर्गेनाइज देयर लाइफ, उनको जरा थोड़ा सा अपने स्पेशली अपने जो द वे ऑफ इंटरेक्टिंग विद समवन, जो अपना कम्युनिकेशन का जो मीन्स है उसको जरा चेक करना पड़ेगा कि उसकी वजह से कोई थर्ड पर्सन फायदा ना उठा रहा हो, तो उसको जरा थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा। जस्ट बी केयरफुल इन टर्म्स ऑफ दैट एंड दे विल बी मोर प्रोडक्टिव, दे विल बी एबल टू टैप इनटू दोज पीपल हु आर ट्राइंग टू मेक सम डिस्ट्रप्शन, जो भी खराबी कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं उनकी इसमें, तो वो एक जरा पकड़ सकेंगे उस इंसान को कि हु इज एक्चुअली बिहाइंड ऑल दिस। जो एक्वेरियस के लिए भी इट्स एन इमोशनली टैक्सिंग टाइम पीरियड। इस साल उनको जरा थोड़ा सा, एक तो दे आर गोइंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ 7.5 एज वेल, तो चीजें अप एंड डाउन होती रही हैं, स्पेशली जो अभी ये ट्रांसिट चल रहे हैं दे आर नॉट दैट मच ऑफ सूटेबल, तो वो जरा थोड़ा सा ख्याल रखें उसके अंदर। देन पाइसेस की अगर हम बात करें तो पाइसेस विल बी डूइंग सम, एक होता है रेनोवेटिंग या रीडिकोर कर सकते हैं, एंड दे विल बी एबल टू कनेक्ट विद देयर किड्स, जो बहुत दिनों तक अगर कोई ना कोई इशू रहा है बच्चों के बीच में, क्रिएट बॉन्ड नहीं कर सके हैं जो यूज्ड टू बी बिफोर, दिस इज अ गुड टाइम टू क्रिएट न्यू बॉन्ड विद देम। कुछ पाकिस्तान के मुस्तकबिल का ही बता दें, इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, मुआशी हालात, सियासी हालात, सोशल हालात कब बेहतर होंगे पाकिस्तान के? अगेन जैसे मैं बताती आ रही हूँ आपको कि इट विल बी टेकिंग सम टाइम, थोड़ा सा बेटरमेंट आएगी। जो आप छोटी मोटी न्यूज़ सुनते रहते हैं वो यही होता है कि छोटी मोटी बहुत शॉर्ट जो ट्रांसिट्स चल रहे होते हैं उसके अंदर एक पॉजिटिव चीज़ आ जाती है, बट इन द लॉन्गर रन वी स्टिल नीड टू लाइक वेट एंड हैव सम पेशेंस। यही एक चीज़ है। और जो डेट बता सकती हैं आप इलेक्शंस की? इलेक्शंस के अंदर बोलते हैं नवंबर, देयर इज अ स्मॉल पीरियड व्हिच इज मोर सूटेबल फॉर इलेक्शंस, तो नवंबर में अगर हो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि बहुत ज्यादा क्योटिक टाइम पीरियड चल रहा है सितंबर एंड अक्टूबर में। तो आई वोंट बी रेकमेंडिंग एस्ट्रोलॉजिकली, तो मैं नहीं बोलूंगी, बाकी जाहिर बात है वो डिसाइड करेंगे। एस्ट्रोलॉजिकली की बात करें तो नवंबर का एक छोटा सा मिड पीरियड चल रहा है जिसके अंदर 20-25 दिन होंगे फेवरेबल, दैट जिसमें इलेक्शंस हो तो ज्यादा बेहतर हो सकता है। गर्मियों में कुछ कमी आएगी या फिर ये हीट वेव्स चलती रहेंगी सारा? ये अभी कुछ ये देखें, ये कुछ कमी तो फिलहाल मैं नहीं कह सकती हूँ। आफ्टर जो ये बजट आएगा एंड एवरीथिंग, उसके बाद आप ये देखेंगे कि ज़्यादा चीज़ें ज़रा रिसेशन की तरफ जाएंगी एंड इन्फ्लेशन थोड़ा ज़्यादा अगेन बढ़ेगा। दैट विल बी जो सारी थोड़ी सी चीज़ें एनर्जी काम डाउन होंगी, दैट विल बी आफ्टर अक्टूबर, मगर बीच में थोड़ी थोड़ी चीज़ें मिलती रहेंगी, लाइक फ्रेंडली नेशन से जो फंड्स एंड एवरीथिंग है, दैट विल बी अ गुड टाइम पीरियड पाकिस्तान के लिए, स्पेशली जो इन नेक्स्ट ये जो कमिंग 2 मंथ्स में है थोड़ी बेहतरी आ जाएगी। बट अगेन इन द लॉन्ग रन पीपल नीड टू बी। सारा हमारे प्रोड्यूसर पूछ रहे हैं कि इस दफा लोड शेडिंग होगी बिजली की? वैसे तो आपके इलेक्ट्रिक में नहीं है। नहीं, ये काफी क्योटिक टाइम पीरियड है, तो क्या कहते हैं पाकिस्तान के लिए तो चैलेंजेस तो हर जगह से आएंगे। वन शुड बी रेडी कि ना कहीं से भी कोई भी एक चीज आ सकती है जो डिस्टर्ब कर सकती है पैटर्न को, जो आप देख रहे हैं कि काफी वो सिर्फ महंगाई हो सकती है, मेरा ख्याल है, जो डिस्टर्ब कर सकती है। जी, तो एग्जैक्टली, तो इश्यूज तो आएंगे, ये ना उससे ये लोड शेडिंग, गैस का इशू, ये सारी चीजें हैं जो नीड टू बी, एक होता है ना कि पूरा दोबारा से ये चीजों को है ना पूरा सा एक जॉट डाउन करके सारी चीजों को दोबारा से रीअसेंबल करना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नेक्स्ट 2 इयर्स फॉर पाकिस्तान। आई वुड सही, थैंक यू सो मच सारा फॉर योर टाइम, और इंशाल्लाह चीजें जैसे कि अब बता महीने में कुछ बेहतर हो सकती है तो हो जाए, इसी दुआ के साथ अल्लाह मैं चाहूंगी कि इजाजत आप लीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।